वो स्कूल का बदनाम घटिया पीई टीचर था और उसका पसंदीदा शगल काले स्टॉकिंग्स पहने आकर्षक महिला सहकर्मियों को छुप कर देखना था। लेकिन उस दिन ना, जब वो ऑफिस में छिपकर वैलोरेंट गेम खेल रहा था, तो अचानक उसने देखा कि उसका माउस कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन से फिसल गया है। वो एक पल के लिए ठिठक गया, फिर अविश्वास से अपनी आंखें मलने लगा। क्या वो कल रात इतनी देर तक जागा था कि उसे अब सचमुच भ्रम हो रहा था? उसने सहजता से माउस को हिलाया और उसे एक हल्की सी क्लिक दी और उसके बगल में रखा कप फर्श पर तेजी से पलट गया। उस एक पल में उसके पूरे शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई और उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार फूट पड़ा। ये माउस वास्तव में वास्तविक दुनिया में चीजों को नियंत्रित कर सकता है। ये कोई साधारण चूहा नहीं था, ये वास्तव में एक टेलीकाइनेटिक आर्टिफैक्ट था। तभी उसकी नज़र पास में ही एक खूबसूरत ग्रेड डायरेक्टर पर पड़ी और उसने तुरंत कर्सर को उसकी मेज के नीचे सरका दिया। फिर उसने उसके पैरों के पास जाकर एक क्लिक किया। अचानक हुए इस अजीब एहसास ने उसे चौंका दिया और उसने तुरंत अपनी एड़ियां उतार दी, सिर नीचे करके देखा और हाथ से उसे खरोंचा। जैसे ही उसने ये देखा, वो अंदर ही अंदर रोमांचित हो गया और देखते ही देखते वो बार क्लिक करने लगा। इस बार डायरेक्टर स्पष्ट रूप से घबरा गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर उसका गला भराया और घूरने से उसकी नाक से खून बहने लगा। जितना अधिक वो इसे देखता, उसे उतना ही यकीन होता गया कि ये चीज़ वाकई एक खजाना है, बेहद शक्तिशाली और इस्तेमाल करने में बहुत मनोरंजक। वो तब तक इधर माइनस उधर खेलता रहा जब तक कि डायरेक्टर लाल चेहरे के साथ शौचालय में नहीं भाग गया, और उसके बाद ही वो अनिच्छा से माउस के अन्य कार्यों का परीक्षण करने लगा। कुछ ही देर में उसने कर्सर को बैंक से निकाले गए $10,000 पर ले गया। फिर कुशलता से माउस के दाहिने बटन पर क्लिक किया। अगले ही पल एक सबमैन हवा में उछलकर आया, ईथर कॉमा, जो कंप्यूटर के राइट माइनस क्लिक मेन्यू जैसा था। बिना कुछ सोचे माइनस समझे उसने कॉपी माइनस पेस्ट किया और अचानक से डेस्क पर एक और नोट आ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें लगभग रुक गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। एक पल के लिए वो इतना उत्साहित हो गया कि वो लगभग पागल हो गया। उसे यकीन हो गया कि वो जीवन के शिखर पर पहुंचने वाला है और अमीर से शादी करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो उस रोमांच का आनंद ले पाता, उसकी नज़र नए नोटों पर पड़े सीरियल नंबरों पर गई और वे बिल्कुल असली नोटों जैसे ही थे। उसने जल्दी से एक और नोट चेक किया, लेकिन नतीजा वही था, जिसका मतलब था कि हर कॉपी किया हुआ नोट नकली था। उसकी खुशी जो अभी चरम पर थी, वो तुरंत ठंडे पानी की बाल्टी की तरह खत्म हो गई। अगर उसने वाकई उन पैसों को खर्च करने की कोशिश की तो वो कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा। इस ख्याल ने उसके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म कर दी। तो अब वो इस ताकत का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए कैसे करेगा? अंत में उसके पास माउस को फिर से नोटों के ढेर पर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने दांत पीसते हुए डिलीट बटन दबा दिया। इसके तुरंत बाद उसने एक और प्रयोग शुरू कर दिया। इस बार उसने कर्सर को फाउंटेन पेन पर ले जाया, फिर लापरवाही से कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते डेस्क पर तुरंत एक और पेन आ गया। अचानक उसने कॉपी पेन उठाया और उससे कागज पर कुछ लिखने लगा, लेकिन पाया कि पेन का स्पर्श, स्याही और लिखावट बिल्कुल मूल पेन जैसी ही थी। लेकिन जब वो इस नई खोज को परखने में पूरी तरह से लीन था, तभी महान निर्देशक किसी तरह उसके पीछे आ गया और उसे पता ही नहीं चला। और क्योंकि उसका पूरा ध्यान माउस की नई शक्तियों का पता लगाने में लगा हुआ था, उसने कंप्यूटर पर चुपके से खेले जा रहे वैलोरेंट मैच को बंद करने की जहमत भी नहीं उठाई। इसलिए उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया। खूबसूरत डायरेक्टर ने तुरंत उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, लियाम, तुम फिर से ढिलाई बरत रहे हो। इस महीने में ये तीसरी बार है। क्या तुम ये नौकरी रखना भी चाहते हो या नहीं? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो उसके बालों को पकड़कर उसे कुर्सी से खींचने लगी, लेकिन उसने एक ही झटके में उसका हाथ खींच लिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक ही बार में वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आवाज एक बार में ही भर गई। अरे, क्या तुम पागल हो गए हो लियाम? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं प्रिंसिपल से तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा सकती हूँ? बेशक वो जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। प्रिंसिपल वास्तव में उसके पिता थे। फिर भी वो खुद को शांत रखने के लिए मजबूर हुआ और चेहरे पर लापरवाही भरे भाव के साथ जवाब दिया, हाँ तो करो, मुझे नौकरी से निकाल दो। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मुझे डरना चाहिए। ये सुनते ही खूबसूरत डायरेक्टर ठंडी हंसी हंस पड़ी। ओ वाह लियाम, तो अब तुम में वाकई हिम्मत आ गई है। तुम 30 साल के हो चुके हो, यहाँ तुम्हारे पास न घर है, न कार बीडर, न बचत गीप और यहाँ तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और तुम हर दिन $3,000 की तनख्वाह के लिए काम पर जाते हो। तो तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कहाँ से लाते हो? ये शब्द सुनकर वो लगभग टूट ही गया। वो मन ही मन कोसने लगा, ये औरत बहुत निर्दयी थी। उसकी हर बात उसके दिल पर चोट करती थी। अगर ऐसा पहले होता तो वो बिना कुछ कहे बैठ जाता और सजा भुगत लेता, लेकिन अब हालात अलग थे। उसके हाथ में सुपर माउस था। क्या उसे वाकई इस औरत से डरना चाहिए था?
जब वे बहस कर रहे थे तो उसके हाथ का माउस किसी तरह खूबसूरत डायरेक्टर की तरफ चला गया। राइट माइनस क्लिक करने के बाद उसने कॉपी या पेस्ट चुनने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया और उसके नीचे दिए गए विकल्प डैश विवरण डैश पर ध्यान केंद्रित किया। वो खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। विवरण, इसका क्या मतलब है? जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया, आरोआम क्लो की जानकारी उसके सामने आ गई। नाम ईस्ट क्लो, उम्र 50, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो, रेटिंग 95। वो उसे पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। उसका दिमाग चकरा गया। 1 मिनट रुकिए, ये माउस जानकारी भी खींच सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि इस चीज से पैसे कमाने का एक और तरीका है। तभी क्लो की तीखी आवाज ने फिर से उसके विचारों को काट दिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मुझे सुना या नहीं? वो वास्तविकता में वापस आ गया और बिना पीछे हटे तुरंत जवाब दिया। अपने पिता की ताकत के पीछे छिपना बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, और मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं अमीर होने वाला हूँ। एक बार जब मैं लग्जरी गाड़ियां चलाऊंगा और एक हवेली में रहूंगा तो शायद मैं तुम्हें अपना सचिव रखने के बारे में भी सोचूंगा। क्लो ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने अभी सुना हो, दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुना और वहीं पर हंस पड़े। हा, लियाम, क्या तुम मुझे अपनी हंसी से मारना चाहते हो? स्कूल से निकलते ही तुम कुछ नहीं होगे। मैं अभी तुमसे कह रही हूँ लियाम, अगर वो दिन सच में आया तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगी और तुम्हारे जूते चूमूंगी। यही वो लाइन थी जिसका उसे इंतजार था। उसने तुरंत उस पर कूद पड़ा। अरे रुको, मुझे इसे रिकॉर्ड करने दो, इसे फिर से बोलो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपना फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डर खोला और उसे सीधे उस खूबसूरत डायरेक्टर की तरफ कर दिया जो उसे देखते ही उसके विचारों में हलचल मचा देती थी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। डरने की क्या बात है? मैं क्लो यही अभी कह रही हूँ। अगर लियाम सच में स्कूल छोड़ देता है और एक दिन लग्जरी गाड़ियां चलाने लगता है और किसी महल में रहने लगता है तो मैं खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगी और उसके जूते चूमूंगी। जैसे ही उसने ये सुना, उसने बार सिर हिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा शब्द, मेरे नहीं। मुझे ये याद आ रहा है, ये सबने सुना है, इसलिए जब समय आए तो मेरे गवाह बनना। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने फोन बंद कर दिया और खूबसूरत डायरेक्टर को बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। फिर उसने अपना टीचर बैज फाड़ा और उसे अपनी डेस्क पर फेंक दिया। सीधे उसकी ओर देखते हुए उसने दृढ़ स्वर में कहा, बस रुको क्लोई, कुछ दिनों में मैं एक लग्जरी कार में वापस आऊंगा और जब ऐसा हो तो अपना वादा मत भूलना। निर्देशक की अवमानना और हैरानी भरी निगाहों के सामने वो सीधे शिक्षक के कार्यालय से बाहर निकल गया। स्कूल के मैदान से बाहर निकलने के बाद वो सीधे प्राचीन वस्तुओं के लिए निकटतम एफलिया बाजार की ओर बढ़ गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने पैसे कमाने का एक तरीका खोज लिया था। वो खुद पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चूंकि ये माउस वस्तुओं के विवरण प्रदर्शित कर सकता था तो उसे केवल प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन करना था और वो अपराजित हो जाता। उस शक्तिशाली माउस को अपने साथ लेकर वो सीधे ब्रुकलिन एंटिक पिस्सू बाजार में पहुंच गया। सड़क पर लगी दुकानों की कतारों को देखते हुए उसे केवल एक सोने की खान दिखाई दे रही थी जिसे खोदा जाना बाकी था। ऊपरी तौर पर वो लापरवाही से एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमने का नाटक कर रहा था। वेली ने लेकिन एक हाथ पूरे समय अपनी जेब में दबा हुआ था, चुपचाप माउस कर्सर को नियंत्रित कर रहा था। कर्सर वास्तविक दुनिया में तेजी से घूम रहा था और वो अकेला था जो उसे देख सकता था। लेकिन कई अलग दुकानों पर एक के बाद एक वस्तु को देखने के बाद वो और अधिक निराश महसूस कर रहा था। कैसे क्या वे सब नकली थे? हताशा बढ़ने ही वाली थी कि कर्सर अचानक एक जर्जर लकड़ी के डिब्बे पर से गुजरा और एक संदेश तुरंत सामने आ गया। रहस्यमयी किताब जिसकी कीमत $100 मिलियन है। वो पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या बकवास है? $100 मिलियन? उस टूटे हुए लकड़ी के डिब्बे के अंदर वास्तव में कुछ अनमोल छिपा हुआ था। उसका उत्साह तुरंत बढ़ गया और वो उत्साह में दौड़कर वहां गया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, पास खड़े एक आदमी ने पहले लकड़ी के डिब्बे को पकड़ लिया, फिर ढक्कन को लापरवाही से पलटा तो अंदर एक शेर के प्रतीक वाली अंगूठी दिखाई दी। उस आदमी ने अंगूठी उठाई, उसे एक पल के लिए देखा और लापरवाही से पूछा, ओह, ये अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है, कितनी है? स्टॉल मालिक तुरंत एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे झुक गया और उत्सुकता से आगे झुक गया। सर, आपकी नजर बहुत तेज है। नीचे लिखे शब्दों पर एक नजर डालें। राजाओं का ईश्वरीय अधिकार, हमेशा के लिए गौरव। ये एक हस्ताक्षरित अंगूठी है जो स्वयं राजा रिचर्ड द लायन हार्ट से विरासत में मिली है। शुद्ध शाही सोना। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे $100,000 में बेचूंगा। ये सुनकर वो अपनी जीभ को अंदर की ओर क्लिक करने से रोक नहीं सका। एक हस्ताक्षरित अंगूठी शेर के दिल से विरासत में मिली। इस विक्रेता में कुछ हिम्मत थी। अगर वो चीज वास्तव में रिचर्ड द लायन हार्ट की शाही विरासत होती तो यह आदमी अब तक खुद को इंग्लैंड का राजा बना चुका होता। उसी समय चूहे ने शांति से अपना मूल्यांकन प्रदर्शित किया। औद्योगिक रूप से रंगे स्क्रैप धातु लंबे समय तक संपर्क त्वचा रोग को ट्रिगर कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी सामान्य व्यक्ति पहली नजर में दूर चला जाएगा। और फिर भी उसके पूर्ण अविश्वास के लिए उस आदमी ने संकोच नहीं किया। कार्ड। विक्रेता तुरंत खुशी से झूम उठा और कान से कान तक चमक उठा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लीजिए।
आपने आज वाकई बहुत बड़ा सौदा किया है। वो वहाँ पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। हे भगवान, किसी ने वास्तव में इसे खरीदा है। उसमें उस पल उसे लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही थी। तो वो उस डिब्बे का क्या करे जिस पर उसकी नजर थी? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात उसके अंदर रखी किताब का क्या? जैसे ही वो चुपचाप खुद को कोस रहा था, विक्रेता ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, लो, इसे अपने साथ ले जाओ। इसे देखकर मूर्ख मत बनो। ये डिब्बा भी असली एंटीक है। चूंकि हम जा चुके हैं तो मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा। वो आदमी तुरंत खुश हो गया। हाँ, तो फिर टॉमा बहुत धन्यवाद। फिर उसने डिब्बे से किताब निकाली, कवर देखा और शीर्षक को पढ़कर हैरान रह गया। रिफैक्टरिंग, मौजूदा कोट के डिजाइन में सुधार। बॉस, ये भी एंटीक में गिना जाता है। एक तरफ खड़ा होकर वो उतना ही हैरान था। क्या वो आधुनिक किताब नहीं थी? तो चूहे ने इसे पूरे 100 करोड़ की कीमत वाली चीज क्यों बताया? क्या ये बहुत बड़ी चीज वास्तव में गलतियां भी कर सकती है? विक्रेता ने अजीब सी हंसी दी और जल्दी से समझाया, वो चीज बस यहाँ है क्योंकि पैडिंग, एक अच्छी अंगूठी को एक अच्छा आधार मिलना चाहिए, है ना? लेकिन उस आदमी ने स्पष्ट रूप से घृणा से भौहें सिकोड़ ली। तुम मेरी विरासती अंगूठी को सहारा देने के लिए इस कबाड़ का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या ये मेरे खजाने को गंदा नहीं करेगा? लो, मुझ पर एक एहसान करो और इसे कूड़ेदान में फेंक दो। मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ये सुना, वो जल्दी से आगे बढ़ा और विक्रेता से कहा, बॉस, क्या मैं उस किताब को देख सकता हूँ? जैसे ही उसने ये सुना, वो तेजी से आगे बढ़ा और विक्रेता से कहा, मालिक, क्या मैं उस किताब को देख सकता हूँ? विक्रेता खुद पूरी किताब को पन्ने दर पन्ने देख चुका था, लेकिन उसे अभी भी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा था। इसलिए उसने किताब उसे सौंप दी और उसे याद दिलाया, इससे सावधान रहना बच्चे, ये एक असली एंटीक है। ये सुनकर वो तुरंत भड़क गया। बॉस, क्या तुम सचमुच पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हो? किताब के पीछे छपी है इसकी तारीख। यह किताब पिछले साल ही आई है। विक्रेता कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक बोला, अगर तुम्हें ये पहले से पता है तो इसे देखने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के और शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है, इसलिए यह किताब मेरी पढ़ाई के हिसाब से ही है। ठीक है उम्मा बॉस, तुम इसके लिए कितने पैसे चाहते हो? जैसे ही विक्रेता को एहसास हुआ कि वो वाकई किताब चाहता है, उस आदमी के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आ गया। उसकी आंखों में तुरंत शक छा गया। अगले ही पल विक्रेता ने किताब वापस छीन ली और उसे फिर से ध्यान से पन्ने पलटने लगा। उसका दिल तुरंत धड़कने लगा। धिक्कार है, ये आदमी बहुत चालाक है। मुझे मत बताना कि उसने वाकई कुछ नोटिस किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि $100 मिलियन की चीज किताब नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ छिपा हो? क्या ये किसी दुर्लभ स्टाम्प की तरह है? वो विक्रेता की हर हरकत को अपनी नसों को कसकर देख रहा था। तभी उस आदमी ने अचानक किताब उसे वापस दे दी। बेन ने सहज स्वर में कहा, ठीक है, नुमारे ब्रार 50 रुपए, इसे ले लो। उसने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत भुगतान कर दिया, लेकिन जैसे ही सौदा हुआ, चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया, उसके हाथों में किताब को देखा और कहा, यह कोडिंग के बारे में एक किताब की तरह लग रहा है ना? क्या ये वास्तव में किसी तरह का आउट ऑफ प्रिंट संस्करण हो सकता है? आउट ऑफ प्रिंट, कृपया आप इसे अमेज़न पर कुछ दर्जन डॉलर में पा सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया, अपने चेहरे की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, अरे उसे देखो, वो मुस्कुरा रहा है, वो पागल की तरह हंस रहा है। उस किताब में जरूर कुछ गड़बड़ है बच्चे। क्या तुमने अभी कोई बड़ी खोज कर ली है? उसके दिल को झटका लगा और उसने तुरंत खुद को शांत रहने की चेतावनी दी। नहीं, अभी नहीं। जब तक किताब घर नहीं पहुंच जाती तब तक वो जश्न नहीं मना सकता था। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाया, अपना सिर झुकाया और किताब को ध्यान से देखने का नाटक किया। किताब की कीमत एक नज़र में ही लगभग स्पष्ट थी, जिसका मतलब था कि $100 मिलियन का मूल्य लगभग निश्चित रूप से किताब में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी किसी चीज में था। वो एक के बाद एक पन्ने पलटता गया। पन्ने बेदाग थे, कहीं भी हस्तलिखित नोट नहीं थे और सामग्री साफ और समझने में आसान थी। तब तक अम्मा उसके आस माइनस पास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे। वो उस चीज के अंदर क्या ढूंढ रहा है? मुझे मत बताना कि वहाँ वास्तव में खजाना छिपा है। हालांकि ये समझ में नहीं आता। विक्रेता ने पहले ही उसे जांच लिया था और उसे कुछ नहीं मिला। जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसके दिमाग की दौड़ तेज होती गई। वास्तव में ये चीज क्या थी? क्या ये किसी प्रकार का कोडित पाठ हो सकता है जिसे समझने की आवश्यकता है? क्या $100 मिलियन का रहस्य अक्षरों और संख्याओं की उस कड़ी में छिपा था? नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक ने भी उत्सुकता से झुककर पूछा, ये नंबर स्ट्रिंग क्या है? भीड़ को हर पल दिलचस्पी लेते देख बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, अरे जवान आदमी, मुझे वो किताब बहुत पसंद है, क्या तुम उसे मुझे बेचोगे? नीले रंग के कपड़े पहने युवक ने तुरंत बीच में ही टोक दिया, मेरे घर पर भी उस किताब की एक कॉपी है। अगर तुम्हें इतनी ही चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी बेच सकता हूँ। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसका ध्यान तुरंत उठ गया। पहले नहीं, बाद में नहीं, बल्कि ठीक उसी समय जब वो अक्षरों की उस पंक्ति की तरफ मुड़ा। वो आदमी अचानक किताब खरीदना चाहता था। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। बूढ़े आदमी ने तुरंत हाथ हिलाते हुए समझाया,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस ये किताब बहुत पसंद है। वो साथ देने में असमर्थ था, इसलिए उसने सीधे पूछ लिया, तुम इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार हो? बूढ़े आदमी ने कोई नंबर बताने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मुस्कुराते हुए उसने उसे वापस कर दिया। तुम्हारे हिसाब से कौन सी कीमत उचित होगी? जवान कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बहुत ही बड़ी कीमत देकर उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। $1 मिलियन। क्या तुम खरीद रहे हो? उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि बूढ़े आदमी ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वो कोई बात नहीं। भीड़ में तुरंत ही एक सनसनी फैल गई। एक किताब के लिए $1 मिलियन? भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन बूढ़ा आदमी अड़ा रहा, अगर तुम बेचना चाहते हो तो हम अभी सौदा कर सकते हैं। भीड़ में से एक और आदमी तुरंत बुदबुदाया, चलो ये तो एक बेकार किताब है। लेकिन एक और आदमी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, वो बूढ़ा आदमी बहुत बड़ा सौदा करना चाहता है। ये किताब वाकई कोई आम किताब नहीं है। जो कोई भी यूं ही एक किताब पर $1 मिलियन लगा सकता है, वो कोई बेवकूफ नहीं है। पहले वक्ता ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी ये किताब बिल्कुल भी खास नहीं लग रही है। उसने हाथ उठाया, पन्ने पर लिखे अक्षरों की तरफ इशारा किया और सीधे बूढ़े आदमी को घूरने लगा। तुम यहाँ किताब के लिए नहीं आए हो, आप वास्तव में यही चाहते हैं, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर आए रिएक्शन से ही उसे पता चल गया था कि उसका अंदाजा सही था। वो व्यक्ति वास्तव में नंबरों की उस कड़ी को लेकर चिंतित था। फिर वो फिर से बोला, इस बार धीमी और सोची माइनस समझी आवाज में, अब यहाँ पर चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं। $100,000? नहीं, सिर्फ एक अक्षर की कड़ी खरीदने के लिए पूरे $1 मिलियन, और उसके ऊपर मैंने उसे पहले ही खुले में दिखा दिया है। यहाँ मौजूद हर किसी ने अपनी आंखों से उन अक्षरों की कड़ी देखी है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए $1 मिलियन देने को तैयार हैं जिसे इतने सारे लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उस कड़ी की कीमत $1 मिलियन से कहीं ज्यादा है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने ये सुना, उसके सीने में तुरंत घबराहट दौड़ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि उसने बहुत जल्दबाजी की है। उसे तुरंत इतनी हास्यास्पद कीमत नहीं देनी चाहिए थी और उसे किताब में इतनी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए थी। अंत में उसकी अपनी प्रतिक्रिया ने ही उस युवक को बता दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे ये किताब बहुत पसंद है। इसका इन किरदारों से कोई लेना माइनस देना नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी तक ये भी तय नहीं किया है कि इसे खरीदना है या नहीं। ये कैसा रहेगा? बाकी के पन्ने पलटो और मुझे देखने दो कि बाद की सामग्री मौजूदा प्रकाशित संस्करण से मेल खाती है या नहीं। अगर ये बिल्कुल वैसी ही है तो इसका कोई संग्रहकर्ता मूल्य नहीं होगा। ये सुनकर वो ठंडी हंसी। तो ओटकमा, मैं तुम्हें अच्छे से और साफ माइनस साफ बताता हूँ। तुम जिस चीज की तलाश में हो वो है किरदारों की ये कड़ी। लेकिन यहाँ समस्या ये है, यहाँ खड़े सभी लोग इसे देख चुके हैं। तार्किक रूप से कहा जाए तो भले ही ये मूल्यवान हो, लेकिन जब इतने सारे लोग इसे देख लेंगे तो इसका मूल्य उतना नहीं रह जाएगा। और फिर भी किसी कारण से तुम चाहते हो कि मैं किताब के बाकी पन्ने पलटता रहूं, जिसका मतलब है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाद के पन्नों में ऐसी और भी कड़ी छिपी हो। जब उसे शक हो गया तो उसने किताब को इस तरह से ठीक किया कि सिर्फ वही देख सके कि पन्नों पर क्या लिखा है। बेन ने 1-1 करके पन्नों को पढ़ना शुरू किया। 20 पन्नों के बाद उसे एक और अक्षर बॉल पॉइंट पेन से लिखे हुए मिले। चीजें साफ होने की बजाय इस खोज ने उसके भ्रम को और बढ़ा दिया। आखिर ये क्या है? बूढ़े आदमी ने देखा और तुरंत बोल पड़ा, भाई, तुम इसे जोर से पढ़ सकते हो, मैं इसे समझने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने तुरंत उसे चुप करा दिया। हर शब्द सावधानी से टपक रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं बोलोगे मैं इसे खुद नहीं समझ पाऊंगा? यहाँ इतनी सारी आंखें हैं, तुम अकेले ही इसे क्यों समझते हो? मैं तो दूसरों के सौदे चुराता हूँ, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी पास में खड़े एक नेक दिल नौजवान ने अचानक आवाज लगाई, अरे भाई, जल्दी मत करो, मैं अपने पापा को फोन लगाता हूँ, वो भी एक प्रोग्रामर हैं, शायद वो इसका पता लगा ले। लेकिन ये सुनकर वो अंदर ही अंदर चिढ़ गया। वो खुद एक प्रोग्रामर था और अक्षरों की वो कतार कोड जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हालात को और भी अराजक होते देख उसने तुरंत फैसला लिया, किताब बंद की और जाने लगा। देर हो रही है, मैं एक कैफे ढूंढकर आराम करूंगा। वो शायद चला गया होगा, लेकिन कुछ लोग इतने बेचैन थे कि शांत नहीं रह सकते थे, खासकर वो बूढ़ा आदमी। दरअसल भीड़ में से कुछ लोगों ने अपने फोन निकाल लिए थे और चुपके से फोन करने लगे थे। उसी समय मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में एक आलीशान हवेली के अंदर एक टॉप एआई टेक्नोलॉजी कंपनी में पार्टनर क्रिस कंपनी के सबसे नए उत्पादों में से एक का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर रहा था। लेकिन ठीक उसी दौरान अचानक एक फोन कॉल आया और उसके काम में बाधा आ गई। क्रिस के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी और दूसरी तरफ जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसने उस दिन पहले फ्ली मार्केट से किताब खरीदने की कोशिश की थी। उसने बड़ी ही जल्दी में कहा, पुराने क्रिस, जल्दी से इन अक्षरों की स्ट्रिंग को देखो, ये चीज किसी तरह से $10 लाख की है। क्रिस ने तुरंत झुंझलाते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास वाकई कुछ बेहतर करने को नहीं है? मैं अभी प्रोडक्ट टेस्टिंग के बीच में हूँ।
लेकिन बूढ़े आदमी ने बस एक अजीब सी हंसी छोड़ी और जल्दी से समझाया, अरे चलो, तुम ही एक प्रोग्रामिंग जीनियस हो जिसे मैं जानता हूं। मेरे आस माइनस पास और कोई इस चीज को नहीं समझता। मैं देख लूंगा, फोन मत रखना। क्रिस ने मैसेज खोला और जैसे ही उसने भेजे गए अक्षरों की स्ट्रिंग देखी, उसे अजीब सी लगी। उसने तुरंत पूछा, तुम्हें यह स्ट्रिंग किसने भेजी है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यह एक प्रोग्रामिंग बुक के अंदर लिखा था। अभी के लिए इसे भूल जाओ और मुझे बताओ कि यह क्या है। क्रिस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोच माइनस विचार कर कहा, दिलचस्प। क्रिस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और सोचते हुए कहा, दिलचस्प। पहले तो मुझे केवल ये जाना माइनस पहचाना सा लगा था, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो कि ये एक प्रोग्रामिंग पुस्तक में लिखा गया था, तो अब मैं लगभग 70 से 80% आश्वस्त हूँ। बूढ़े आदमी ने अधीरता से उससे आग्रह किया, तो जल्दी करो और इसे कह दो। केवल तभी क्रिस ने धीरे से कहा, वो स्ट्रिंग सबसे अधिक संभावना एक बिटकॉइन सार्वजनिक कुंजी है। क्रिस ने दृढ़ता से उत्तर दिया, लगभग 70 से 80% निश्चित, और इसकी पुष्टि करना काफी आसान है। मुझे 1 सेकंड दो। ये कहकर क्रिस ने फोन एक तरफ रखा, अपना ब्राउजर खोला, साइट पर लॉगिन किया और स्ट्रिंग दर्ज की। जैसे ही उसने परिणाम देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोल पड़ा, हे भगवान, यहाँ 280 से अधिक बिटकॉइन हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाले बूढ़े आदमी ने सपाट जवाब दिया, 49 सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा, ये ज्यादा नहीं है। क्रिस को लगभग यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत अपनी आवाज ऊंची कर दी, बड़े भाई, कृपया मुझ पर एक एहसान करें और अपने कीमती हाथों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जाकर जांच लें कि बोलने से पहले बिटकॉइन की कीमत क्या है। ठीक है, भूल जाओ, परेशान मत हो। बिटकॉइन आज लगभग $60,000 प्रति सिक्का पर कारोबार कर रहा है। बूढ़ा आदमी भी स्तब्ध रह गया और बोल पड़ा, बहुत महंगा है। तो उनमें से $280 की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा होगी। क्रिस ने अपना सिर हिलाया, पूरी तरह से असहाय लग रहा था। 10 मिलियन से अधिक? भाई, ये $60 है, पैसों नहीं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसकी आवाज भी कांपने लगी। धिक्कार है अमेरिका। उसने अपने दिमाग में बिजली की गति से संख्याएं चलाईं। आज की दर से ये 100 मिलियन से भी अधिक की संपत्ति थी। क्रिस ने हाथ हिलाया, जाहिर तौर पर समझाने में अधिक समय बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं थी। छोड़ो, मैं तुम्हें फोन पर यह नहीं बताने जा रहा हूँ। बस चलो और हवाई अड्डे पर मुझसे मिलो और केनी और दूसरों को अपने साथ ले आओ। अभी भी पूरी तरह से भ्रमित बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, हवाई अड्डे क्यों? क्रिस ने एक बार इसका जवाब दिया था कि उस किताब को खरीदने का तरीका क्या है। जितनी जल्दी उतना अच्छा। हमें इसे किसी और से पहले हासिल करना होगा, इससे पहले कि वो बच्चा समझ जाए कि ये बिटकॉइन की पब्लिक की है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एलेस, क्रिस के बगल में हुडी पहने एक आदमी खड़ा था और उसने पूछा, क्रिस, अगर हमारे पास ये पब्लिक की चीज है तो क्या हम 100 मिलियन से ज्यादा पा सकते हैं? क्रिस ने अपना सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक समझाया, नहीं, बिटकॉइन में सिर्फ पब्लिक की ही जरूरत नहीं होती, आपको प्राइवेट की और एड्रेस की भी जरूरत होती है। सरल शब्दों में कहें तो पब्लिक की बैंक की जानकारी की तरह है, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप लेन माइनस देन में दूसरे पक्ष को दिखा सकते हैं, और पता मूल रूप से वो प्राप्तकर्ता खाता होता है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जहाँ तक प्राइवेट की बात है, ये बैंक खाते के पासवर्ड की तरह है। क्या अब ये समझ में आया? उस आदमी ने भौएं सिकोड़ते हुए उलझन में पूछा, अगर ऐसा है तो हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? लेकिन क्रिस की आंखें स्थिर रहीं और उसने स्थिर आवाज में कहा, इस मौके को खरीदने के लिए $1 मिलियन खर्च करना बिल्कुल इसके लायक है। अगली सुबह लियाम बिस्तर से उठा और अपनी आंखों से नींद को मिटाया। नहा, माइनस धोकर लियाम ने किताब अपने ऊपर रख ली, नीचे गया और जल्दी से नाश्ता किया, फिर सीधे ब्रुकलिन एंटिक फ्ली मार्केट की ओर चल पड़ा। जैसे ही लियाम अभी भी कुछ सोच में डूबा हुआ था, अचानक 2 टैक्सियां सड़क किनारे रुकी। फिर 8 आदमी गाड़ियों से बाहर निकले। लियाम ने सहजता से ऊपर देखा, उसकी आंखों में अभी भी एक निशान था, हैरान और भ्रमित। तभी क्रिस अचानक लियाम के पास आया और सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। नमस्ते सर, मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम क्रिस है। अचानक इतने सारे अजनबियों के आने और ध्यान आकर्षित करने से लियाम चौंक गया और सहज ही बोल पड़ा, क्या आप लोग मुझे जानते हैं? उसी समय क्रिस के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में बातचीत को संभाला। मैंने तुम्हें कल पिस्सू बाजार में देखा था, तुमने ही वो किताब खरीदी थी। हमें उस किताब में बहुत दिलचस्पी है जो तुमने उस सड़क के स्टॉल से उठाई थी। क्यों न हम कहीं और बैठकर बात करें? जैसे ही उसने वो किताब शब्द सुना, लियाम तुरंत समझ गया कि ये किस बारे में है। इसलिए उसने अपने एक सवाल से उनका परीक्षण किया, आप यहाँ उन पात्रों की श्रृंखला के कारण हैं, है ना? क्रिस ने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे स्वीकार कर लिया। लियाम ने तुरंत पूछा, तो वो चीज वास्तव में क्या है? लेकिन ठीक उसी समय कई और टैक्सियां सड़क किनारे आकर रुक गईं। दरवाजा खुला और भी लोग बाहर निकले और उनकी नजरें लियाम पर टिक गईं। फिर वे तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। सामने एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी था और उसने सबसे पहले लियाम को हल्का सा प्रणाम किया। नमस्ते सर। कुछ ही मिनटों में लियाम ने पाया कि उसके चारों ओर दर्जनों लोग हैं।
और उनमें से हर एक में किसी ताकतवर, अमीर या दोनों का भाव था। उससे भी बढ़कर इस कमाल लियाम को लगने लगा था कि ये सभी लोग अपने क्षेत्र के शीर्ष व्यक्ति होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी शायद ठीक जानते होंगे कि उन अक्षरों की श्रृंखला का क्या अर्थ है। ये सोचकर उसे अजीब, लगभग बेतुका एहसास हुआ। क्या ये सचमुच हो सकता है कि वो यहाँ अकेला ही अंधेरे में था? तभी भीड़ में से एक जवान आदमी लियाम की उलझन को भांप गया। वो चुपचाप उसके करीब आया और अपनी आवाज धीमी कर दी। भाई, तुमने तो मालामाल कर दिया, $100 मिलियन से भी ज्यादा। कल तुमने जो किताब खरीदी थी उसमें लिखी वो श्रृंखला 10 में से 9 बार बिटकॉइन की सार्वजनिक कुंजी है। तो तुम जो भी करो उस किताब को मत बेचना, सच में इसे मत बेचना। ये सब लोग यहाँ तुमसे मोल माइनस भाव करने आए हैं। बोलते उसने लियाम को आस माइनस पास खड़े लोगों की तरफ देखने का इशारा किया। सबसे पहले जो आदमी आया वो क्रिस था, जो सुपर एआई में पार्टनर है। उसके बगल में जो बैठा है वो एक्स का कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा है। बाईं तरफ वाला एक टेक कंपनी में पार्टनर है। तभी भीड़ में से किसी और ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा था कि एक्स के इतने बड़े प्रोग्रामर अचानक चुप क्यों हो गए। मुझे लगा शायद उन्होंने इसे देखा ही नहीं, लेकिन पता चला कि उन्होंने इसे अच्छे से देखा था। वो बस चुप रहे और सौदा करने की उम्मीद में यहाँ दौड़ पड़े। ये सब सुनने के बाद लियाम को पूरी बात समझ आ गई थी, इसलिए उसने सीधे कहा, तुम सब वापस जा सकते हो, मैं ये किताब नहीं बेचूंगा। इतना कहकर लियाम मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही क्रिस ने देखा कि वो जाने वाला है, वो घबरा गया और उसे रोकने के लिए तुरंत आवाज लगाई, सर, वो किताब आपके हाथ में होने से कोई फायदा नहीं होगा। $2 मिलियन कैसा रहेगा? अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने तुरंत एक और बड़ी बोली लगा दी, $3 मिलियन। सर, आपने भी सस्ते दामों पर अपनी किस्मत बनाई है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो इसका मतलब है कि कीमत अभी तक आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। अपना नंबर क्यों नहीं बताते? ये देखकर क्रिस मुस्कुरा उठे। हाँ, सच कहूं तो इसे लेकर इतना नाचने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सीधे कह देता हूं। अक्षरों की वो स्ट्रिंग बिटकॉइन का पब्लिक की एड्रेस है। आप शायद बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे सर, तो मैं आपको एक आसान सी व्याख्या देता हूँ। लियाम ने तुरंत कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आगे बढ़िए। लियाम को आखिरकार खुलते देख क्रिस ने तुरंत समझाया, बिटकॉइन में पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होती हैं। कल आपने जो स्ट्रिंग देखी थी वो पब्लिक की थी। जब तक किसी के पास पब्लिक की है, वे उससे जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और उस अकाउंट में स्टोर बिटकॉइन की मात्रा शामिल है। लियाम ने सोच माइनस समझकर सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस पब्लिक की के पीछे की जानकारी पहले ही जांच ली है। क्रिस ने इससे इनकार नहीं किया। फिर लियाम ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल सीधे पूछा, उसमें कितना है? क्रिस ने उसे जवाब दिया, 280 सिक्के। आज के बाजार मूल्य पर प्रत्येक बिटकॉइन की कीमत लगभग $60,000 है, लेकिन ये केवल वही है जो पब्लिक की हमें देखने देती है। यदि आप वास्तव में उस बिटकॉइन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अभी भी प्राइवेट की आवश्यकता है। प्राइवेट की के बिना भले ही आपको पता हो कि वहाँ इतना बिटकॉइन छिपा हुआ है, फिर भी आप उसमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। अभी किताब में केवल पब्लिक की रिकॉर्ड की जाती है। जहां तक प्राइवेट की का सवाल है कि क्या वो मौजूद है या कहीं और छिपी हुई है, कोई नहीं जानता। हम जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो संभावना है। जैसे ही उसने ये सुना, लियाम का दिल धड़क उठा और उसने जानबूझकर थोड़ी सी जानकारी दे दी। गू कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है। किताब में आगे एक और पन्ना है और उस पर भी अक्षरों की एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। क्रिस ने स्पष्ट रूप से उस संभावना पर पहले ही विचार कर लिया था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसने स्थिर स्वर में इसका विश्लेषण किया। लेकिन जब तक कोई वास्तव में लॉगिन नहीं करता, तब तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या वो दूसरी स्ट्रिंग वास्तव में निजी कुंजी है। लियाम ने बिना विरोध किए सिर हिलाया। ये वास्तव में समझ में आता है। ये देखकर कि लियाम ने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया था, क्रिस ने तुरंत लाभ उठाया और एक और अधिक लुभावना प्रस्ताव रखा, $10 मिलियन। यदि आप सहमत हैं तो हम अभी यहाँ एक वकील ला सकते हैं और मौके पर ही हस्तांतरण कर सकते हैं। सर, वो 10 मिलियन अभी केवल तब तक मेज पर है और तब तक जब तक आपने इसे सत्यापित करने के लिए लॉगिन करने का प्रयास नहीं किया है। तो ओटी, अगर आप वाकई कोई डील करना चाहते हैं तो इस पल से आगे और यही बेहतर होगा कि हम साथ रहें, क्योंकि मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप चुपके से बाहर न निकलें और खुद से लॉगिन करने की कोशिश न करें, और यह भी कि आप निजी तौर पर यह सत्यापित न करें कि वो दूसरी स्ट्रिंग वास्तव में प्राइवेट की है या नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, उनके आस माइनस पास की भीड़ दबी हुई और फुसफुसाती हुई प्रतिक्रिया देने लगी। यार, ये आदमी निर्दयी है। अगर मैं होता तो मैं इसे तुरंत बेच देता। हाथ में 10 मिलियन कैश असली पैसे हैं। कौन जानता है कि वो दूसरी स्ट्रिंग वास्तव में प्राइवेट की है या नहीं। लेकिन उन सभी आंखों और इतनी सारी बातचीत के पीछे विलियम ने बस अपना सिर हिलाया और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। चूंकि आपने पहले ही मेरी जांच कर ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपना जीवन यापन मोल माइनस भाव करके करता हूँ, ओइजल कॉमा, और मोल माइनस भाव करने का मतलब है बड़ा जीतने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना। $10 मिलियन निश्चित रूप से लुभावना है, लेकिन मैं इस पर जुआ खेलना पसंद करूंगा। यह सुनकर क्रिस वास्तव में समझ गया था। अगर आपको ऐसा लगता है भाई, तो और ज्यादा दबाव डालने से मैं गधे जैसा ही दिखूंगा। ये रहा मेरा कार्ड।
अगर बाद में आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कभी भी फोन कर देना। लियाम ने कार्ड ले लिया। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। हो सकता है कि वो किताब बेचने को तैयार न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सबकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बस इतना कहा, मैं किताब नहीं बेच रहा, लेकिन मैं अभी लॉग इन कर सकता हूँ और आप सबको खुद दिखा सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लगातार फुसफुसा रही भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई। हर नजर एक साथ उस पर टिक गई। उस घुटन भरे अधीर ध्यान के नीचे लियाम ने धीरे से अपना फोन निकाला, साइट खोली और चाबी डाली। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। भीड़ में से कोई और ज्यादा नहीं रुक सका और बोल पड़ा, भाई क्या ये हो गया? क्या ये वाकई प्राइवेट की है? क्या आप वाकई लॉगिन कर सकते हैं? लियाम ने ऊपर देखा और पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ, ये लॉगिन हो गया। फिर उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन उनकी तरफ घुमाई, जिससे बिटकॉइन अकाउंट सफलतापूर्वक खुल गया। एक पल में भीड़ अविश्वास में फूट पड़ी। हे भगवान, ये सचमुच लॉगिन हो गया। 280 वहां वास्तव में 280 हैं। किसी ने हताशा में अपनी जांघ थपथपाई और कराहते हुए कहा, अब बस हो गया। वो जो मैं अभी लियाम के लिए बुरा महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि वो 10 मिलियन को पास करके पागल हो गया है। मैं मरने का हकदार हूँ। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी छाती पकड़ ली और एक अतिरंजित वेल की तरह चिल्लाया, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वास्तव में अपने दिल की बात सुन सकता हूँ। क्रिस अब अपनी शांत छवि को बनाए नहीं रख सका। वो तुरंत आगे बढ़ा और फिर से पानी का परीक्षण किया। बॉस, क्या आप अभी भी इसे जाने देने को तैयार हैं? लियाम ने बस हल्के से हाथ हिलाया और शांत, सहज स्वर में उत्तर दिया, भूल जाओ, मेरे पास अब पैसे की कमी नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बेच रहा हूँ। फिर वो अपने आस माइनस पास की स्तब्ध भीड़ की ओर मुड़ा और लापरवाही से पुकारा, ठीक है भाइयों, मैं जाता हूँ। खजाने की खोज जारी रखने का समय आ गया है। ये कहकर लियाम ने किसी और पर ध्यान देना बंद कर दिया और वापस मुड़ गया सीधे एंटिक पिस्सू बाजार की ओर। वहां खड़े क्रिस ने अपना सिर झुकाया और कड़वाहट से बड़बड़ाया, आह, मुझे बस 50 मिलियन से शुरुआत करनी चाहिए थी। मुझे इस पर वाकई पछतावा है। जैसे ही वो वापस फ्ली मार्केट में घुसा, लियाम ने देखा कि 2 लोग सामने से उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। उनमें से एक ने अपनी आवाज धीमी की और दूसरे से जोर देकर कहा, जल्दी करो, बगल वाले कबाड़खाने में कल एंटीक वस्तुओं का एक पूरा डिब्बा आया था। अगर हम देर करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लियाम ने सहज ही अपनी जेब में रखे चमत्कारी माउस को छुआ और उसके दिमाग में तुरंत एक विचार कौन था, एंटीक वस्तुओं का पूरा डिब्बा, मुझे इसकी जाँच करनी होगी। माउस का उपयोग करके उनका मूल्यांकन करने का ये सही मौका है। जब तक वो कबाड़खाने पहुंचा, वहां पहले से ही काफी लोग थे। उसने बस एक जगह देखी, नीचे झुका और अपने बगल में बैठे कुत्ते को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी समय माउस कर्सर गलती से कुत्ते के खाने के कटोरे पर क्लिक हो गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चमक उठा, कुत्ते का कटोरा, बाजार मूल्य = 300 मिलियन। लियाम वहीं जम गया। ऐसा लगा जैसे उसके सिर में बिजली गिर गई हो। $300 मिलियन, क्या बकवास है। उसे इसे हासिल करना था, चाहे कुछ भी हो, उसे इसे हासिल करना था। ये करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार वहां भीड़ कम हुई। ये देखकर कि समय सही है, लियाम ने तुरंत मालिक की तरफ देखा और शांत, सहज स्वर में पूछा, बॉस, मैंने सुना है कि आपने यहाँ से कई एंटीक चीजें उठाई हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? मालिक ने ऊपर देखा, जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान था। तो आपने उस एंटीक बॉक्स के बारे में भी सुना है जो मुझे मिला था? लियाम ने सिर हिलाया और तुरंत पूछा, तो क्या वहाँ कोई अच्छी चीजें थीं? मालिक ने अंदर एक कोने की ओर इशारा किया और अफसोस के साथ जवाब दिया, तुम थोड़ी देर से आए, ज्यादातर बढ़िया चीजें पहले ही उठा ली गई हैं। अंदर सब कुछ है, अंदर जाओ और खुद चुनो। $500 प्रति पीस, जो चाहो वो चुनो, फिर पैसे देकर आओ। ये सुनकर लियाम तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। बढ़िया, हर चीज की कीमत एकदम सीधी है। यह मूल रूप से नजर की परीक्षा थी। दूसरे लोगों को शायद अनुभव और किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन जेब में माउस होने के कारण उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वो सीधा अंदर गया और वहां रखे एंटीक सामानों पर नजर डाली। उसे हैरानी हुई, वहां वाकई बहुत सारे अच्छे सामान थे। बेशक वहां बेकार कबाड़ का पहाड़ भी था और साथ ही बहुत सारे नकली सामान भी थे। ये देखते ही विलियम को सारा माजरा समझ आ गया। मालिक वाकई एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था जो एंटीक लेबल का पूरा फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता था। एंटीक कारोबार वाकई बहुत गहरा था। उसने यूं ही कुछ सामान उठा लिए जो देखने में अच्छे लग रहे थे। उसने पहले ही सोच लिया था कि कुछ बेतरतीब चीजें रखने से भी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। वो पहले देखे गए डॉग बाउल के पीछे था। जब वो कुछ सामान लेकर वापस आया तो पास खड़ी भीड़ फिर से उत्साहित हो गई। वाह देखो, बच्चे ने वाकई अपनी चाल चल दी। उनमें से कुछ ने उसके द्वारा चुनी हुई चीजों को देखने के लिए उसके करीब भी आ गए और बुदबुदाए, क्या ये वाकई पुरानी चीजें हैं? लगता है हम वाकई बहुत देर से आए हैं। उस समय मालिक ने अपना खाना ले लिया था और एक स्टूल पर बैठकर खाना खा रहा था और ये दृश्य देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि लियाम ने क्या चुना है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कीमत बता दी, कुल 500।
लियाम ने बिना किसी झंझट के सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। भुगतान करने के बाद उसने जानबूझकर इधर माइनस उधर देखा और अभ्यासी निराशा के साथ कहा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो बॉस, आपके पास वास्तव में यहाँ कुछ खास नहीं है। जैसे ही उसने ये सुना, मालिक तुरंत खुश हो गया, अपने खाने के बारे में पूरी तरह भूल गया। कुछ भी अच्छा नहीं था। ओह, अब जब आपने इसका जिक्र किया तो मेरे पास वास्तव में एक बहुत अच्छा टुकड़ा है। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? लियाम की दिलचस्पी तुरंत जुड़ गई। किस तरह का अच्छा टुकड़ा? मालिक ने उसे बाहर खींचने की जहमत नहीं उठाई और बस एक तरफ इशारा कर दिया। लियाम ने इशारे से देखा और पाया कि वह तथाकथित खजाना वास्तव में एक पत्थर था जो एक बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर रखा हुआ था, न कि पूरा। ये एक टूटा हुआ पत्थर था जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ग्रिल के दोनों तरफ टिका हुआ था और उसके चेहरे पर थोड़ा आत्मसंतुष्ट भाव था। मालिक ने समझाया, उस पत्थर पर लिखा हुआ है, कुछ पुराने विक्रेता इसे पहले खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं बेचा। लियाम बिना रुके पूछ ही रहा था कि ऐसा क्यों नहीं। मालिक ने हाथ हिलाया और बिल्कुल बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, वे पर्याप्त नहीं दे रहे थे। एक अच्छे ड्रिंक का भी खर्चा नहीं था। लेकिन अगर आप वाकई इसे चाहते हैं तो मैं मोल माइनस भाव करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। $2000 और ये आपका है। ये सुनकर लियाम आगे बढ़ा और टूटे हुए स्टेला को ध्यान से देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी सतह पर ग्रीस और गंदगी जमी हुई थी। वो केवल खुदे हुए अक्षरों के अस्पष्ट निशान देख सका, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि शिलालेख वास्तव में क्या कहता है। वो स्वाभाविक रूप से नीचे झुक गया और निरीक्षण करने के बहाने चुपचाप अपनी जेब में रखे माउस को पत्थर पर दबाया। अगले ही पल विस्तृत जानकारी सामने आ गई। लियाम के दिल की धड़कनें बढ़ने से पहले ही उसे एक नजर से देखना पड़ा। हे भगवान, ये वास्तव में एक खजाना है। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मालिक से कहा, मालिक, मेरे लिए वो पत्थर खींचो। मालिक का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। क्या आप इसे चाहते हैं? लियाम ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे ये चाहिए। मालिक ने उसे आंख मारी और मुस्कुराया। ठीक है, बस वहीं रुको। जब मालिक उसे हटाने के लिए नीचे झुक गया तो लियाम सहजता से पास में खड़े छोटे पीले कुत्ते के पास गया और जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा। अच्छा, अब बॉस, आपके कुत्ते में कुछ एटीट्यूड है। ये मुझ पर भौंक रहा है। मानो या न मानो, मैं इसका खाना चुरा सकता हूँ। उनके पास मौजूद भीड़ तुरंत हंस पड़ी। हा, उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतना मजेदार होगा। किसी और ने भी मजाक के साथ चिल्लाया, तो फिर चलो भाई, अगर हिम्मत है तो जाकर कुत्ते का खाना चुराओ। एक और व्यक्ति हंसा और बोला, मैं आधे बैग चिप्स की शर्त लगा सकता हूँ कि ये आदमी कुत्ते को नहीं हरा सकता। जैसे ही मालिक ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, वो तुरंत वहां पहुंच गया। अरे भाई, कुत्ते पर गुस्सा मत करो, मैं उसे अभी भेज देता हूँ। लेकिन उस समय लियाम का ध्यान कुत्ते पर बिल्कुल नहीं था। वो पूरी तरह से कटोरे पर केंद्रित था। वो चीज लोहे की लग रही थी, लेकिन उसका आकार बहुत अजीब था। उसे कटोरा कहना तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही उथला था और पूरी बनावट अजीब लग रही थी। इसलिए लियाम ने नाटक जारी रखा, छोटे पीले कुत्ते की ओर इशारा किया और भौंकने लगा। तुम छोटे नन्हे, क्या तुम अभी भी मुझ पर भौंकने की हिम्मत कर रहे हो? फिर उसने अपना सिर घुमाया और मालिक से सहजता से पूछा, बॉस, क्या आप उस कुत्ते के कटोरे की सिलाई कर रहे हैं या नहीं? मालिक की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कुत्ते का कटोरा? क्या कुत्ते का कटोरा? क्या तुम सच में उसके खाने के लिए कुत्ते से लड़ने की योजना बना रहे हो? भीड़ में फिर से हंगामा मच गया। कुत्ते का कटोरा? हाय भगवान, इस आदमी का स्वाद कुछ अजीब है। वो वाकई ऐसा ही कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर मालिक को पहले से ही बेचैनी होने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग बहुत तेज हैं। क्या उन्हें कटोरे में कुछ खास नजर आया? इसलिए उसने तुरंत लियाम को इशारा किया, रुको, मुझे पहले देखने दो, मुझे 1 सेकंड दो। जैसे ही लियाम ने ये सुना, उसका दिल दहल गया। उसकी पुतलियां भी कांपने लगीं। ये बहुत खराब है। मालिक नीचे झुका और कुत्ते के कटोरे को ध्यान से देखने लगा। वाकई नीचे एक नाम के साथ कुछ नंबर खुदे हुए थे। उसने 2 बार खांसा, फिर गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे, ये कटोरा मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अगर तुम इसे सचमुच चाहते हो तो $500 दो और ये तुम्हारा हो जाएगा। भीड़ में से कोई तुरंत जोर से हंसा। कुत्तों को खाना खिलाने के लिए परिवार में ये सब होता आया है। हा, अब ये एक बहुत बड़ा बहाना है। लियाम ने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया। इसे यहाँ दो, मुझे देखने दो। लेकिन मालिक ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ये बहुत गंदा है, मैं इसे अभी ऊपर उठाकर दिखाता हूँ। लियाम अड़ा रहा। ये ठीक है, इसे सौंप दो, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। जैसे ही बैल उसके हाथ में आया, उसे तुरंत वजन का एहसास हुआ। चाहे कुछ भी हो, वो चीज बहुत भारी और मजबूत थी। नीचे देखने पर उसे निशान साफ दिखाई दिए। नीचे वाकई एक नाम और कुछ नंबर खुदे हुए थे, चार्ली ब्राउन 012103। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है, उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने चूहे का मूल्यांकन परिणाम देखा, वो वहीं ठिठक गया। ये चीज साफ तौर पर लोहे की लग रही है, तो फिर इसे कांसे के रूप में कैसे पहचाना जा रहा है? उसने अपने अंदर के सदमे को जबरदस्ती दबा लिया और लापरवाही से पूछा, मालिक, तो ये चीज कहाँ से आई? मालिक स्पष्ट रूप से दोषी लग रहा था और हकलाते हुए बोला, अरे, ये पीढ़ियों से परिवारों में है। लियाम ने उसे तुरंत टाल दिया। ठीक है,
ठीक है, बकवास बंद करो, मैं इसे ले लूंगा। मालिक ने लगभग पलकें झपकाईं, जैसे कि उसने अभी तक इसे संसाधित नहीं किया हो। तुम इसे ले रहे हो? फिर उसका पूरा चेहरा चमक उठा। तो अब हम स्पष्ट हैं। मैंने अभी जो कीमत बताई थी वो $500 थी। लियाम ने सिर हिलाया। हाँ, ऊना 500। अंदर मालिक बिल्कुल खुश था। धिक्कार है, यह आदमी मूल रूप से एक चलता माइनस फिरता धनपरी है। उसकी नजर में बैल के नीचे एक नाम और नंबर खुदे हुए थे और दूर से भी ये किसी मूल्यवान प्राचीन वस्तु की तरह नहीं लग रहा था। तो क्या ये आदमी वास्तव में इसे केवल कुत्ते से छोटी माइनस मोटी लड़ाई जीतने के लिए खरीद रहा था? अमीर लोगों के पास वास्तव में विचित्र स्वाद होते हैं। जैसे ही पैसे आए, मालिक का सेवा स्तर तुरंत बढ़ गया। जैसे ही लियाम ने पेमेंट ट्रांसफर किया, मालिक नल के पास गया और कुत्ते के कटोरे को पानी से साफ किया। फिर इस दौरान उसने तेल के दाग और पत्थर की स्टीली से धूल भी साफ की। उसने सोच माइनस समझकर एक बैग निकाला, कटोरे को उसमें रखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए लियाम को दे दिया। उसे देते हुए भी वो उत्साह से और अधिक देने से खुद को रोक नहीं पाया। एक बार फिर इधर माइनस उधर देख लो, मेरे पास अभी भी बहुत सारा अच्छा सामान है। लियाम ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, बस मुझे पत्थर की स्टीली को दरवाजे तक लाने में मदद करो। कार में पहुंचते ही उसने ट्रंक खोला और स्टीली के 2 टूटे हुए हिस्सों को अंदर लादा। फिर मालिक की चौड़ी संतुष्ट मुस्कान के नीचे वो बैग हाथ में लेकर स्टाइल से चला गया। कार में चढ़ने के बाद लियाम खुद से कह रहा था, अब असली पैसे का एहसास ऐसा ही होता है। मुझे जो भी मौका मिलेगा मैं अपने लिए एक अच्छी कार खरीदूंगा। उसी समय उसकी नज़र बार यात्री सीट पर रखे बड़े से धातु के कटोरे पर जा रही थी और जितना ज्यादा वो उसे देखता उतना ही वो भ्रमित होता जाता। वो उसे किसी भी तरह से देखे, उसे वो एक टूटे हुए लोहे के कटोरे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। तो चूहे ने कैसे पहचान लिया कि वो प्राचीन रोम की कांस्य कलाकृति है? वापस जाते समय लियाम के मन में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसने खुद को सवालों के घेरे में ले लिया। ठीक है, मैं पहले इसे वापस लेता हूँ और बाद में इसका पता लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस कुत्ते के कटोरे को एक प्राचीन वस्तु मूल्यांकन की दुकान में ले गया, वहाँ के एक ग्राहक ने उसे देखा और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। हे भगवान, तुम सच में कुत्ते का कटोरा लाए हो? क्या तुम सच में कह रहे हो? मुझे मत बताओ कि वो चीज वास्तव में कोई प्राचीन वस्तु है। आश्चर्य शांत होने से पहले ही उसके बगल में बैठे एक और व्यक्ति ने एक घुरघुराहट की आवाज निकाली। मेरी गांड को पुरानी वस्तु मत कहो। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने आज जो भी खरीदा है उसमें से एक भी सामान्य नहीं लग रहा है। उसी समय पास ही एक वीआईपी कमरे में एक वरिष्ठ सांस्कृतिक अवशेष विशेषज्ञ एक कॉफी कप उठा रहे थे। तभी कप उनके हाथ से फिसल गया। उनके पास के लोग तुरंत घबरा गए। आर्थर, क्या तुम ठीक हो? उसके बगल में खड़ा आदमी तुरंत दौड़कर आया, आर्थर का हाथ पकड़ा और चिंता से पूछा, आर्थर, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो या कुछ और? आर्थर के होंठ कांप रहे थे और कुछ सेकंड बाद आखिरकार उसके गले से 2 भारी स्पष्ट शब्द निकले, राष्ट्रीय खजाना। उसके पास मौजूद लोग असमंजस में पड़ गए। फिर तुरंत पूछा, कौन सा राष्ट्रीय खजाना? आर्थर ने एक गहरी सांस ली और शब्द शब्द उत्तर देने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय खजाना, उस समय का खोया हुआ राष्ट्रीय खजाना मिल गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कमरे में मौजूद हर कोई सदमे में खड़ा हो गया। तुम्हें यकीन है? आर्थर ने भारी होकर सिर हिलाया। अपनी आवाज में उत्साह को छिपा नहीं पा रहा था। उस जवान आदमी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने एक खजाना खरीदा था। मैंने सुना है कि वो कबाड़खाने से आया था और उसने एक कुत्ते का कटोरा खरीदा था, लेकिन वो चीज कोई कुत्ते का कटोरा नहीं है, वो राष्ट्रीय खजाना है। तभी बाहर से अचानक 3 आदमी दुकान में घुस आए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनकी निगाहें कुत्ते के कटोरे पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने नीचे खुदा हुआ नाम और नंबर देखा, तीनों की सांसें एक साथ तेज चलने लगीं। चश्मे वाले एक जवान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यही है, इसमें कोई शक नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रोफेसर चार्ली ब्राउन द्वारा संभाले गए खोए हुए खजानों में से एक। मैं अभी अपने पिताजी को फोन कर रहा हूँ। मुझे उनसे जांचने की जरूरत है कि संग्रह में से यह वास्तव में कौन सी चीज है। ये सब देखकर आर्थर और भी हैरान हो गया। लेकिन यह बच्चा कुत्ते का बैल क्यों खरीदेगा? उसने उसे क्यों चुना? मुझे मत बताना कि वो उसे पहले ही पहचान चुका है। उसके बगल में खड़े काले कपड़े वाले आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। असंभव, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो वास्तव में जानता हो कि वो क्या है। एक और आदमी ने उसकी ठुड्डी थपथपाई और सोच में पड़ गया। क्या उसने उसे पूरी तरह से पहचान लिया? शायद नहीं, लेकिन इस बच्चे की चीजों को पहचानने की नजर निश्चित रूप से क्रूर है। काले कपड़े वाले आदमी ने तुरंत उसकी सोच को समझ लिया। मेरा अंदाजा है कि वो उसके आकार की वजह से उसकी ओर आकर्षित हुआ होगा। आर्थर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, उसे शायद इसकी बनावट देखकर लगा होगा कि यह कोई पुराना टुकड़ा हो सकता है, लेकिन पहली नजर में वो ये नहीं पहचान सकता था कि यह वास्तव में क्या है। अगर वो ऐसा कर पाता तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता। उसी समय उनमें से एक ने आर्थर की आस्तीन खींची और धीमी आवाज में उससे आग्रह किया, विश्लेषण भूल जाओ, बस जल्दी करो और इसे खरीद लो। कुछ ही देर बाद आर्थर जल्दी से लियाम के पास गया और पानी की जांच की। युवक, क्या तुम इसे बेच रहे हो? मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। जैसे ही ये पेशकश सुनी गई, पास में मौजूद एक व्यक्ति सदमे में चिल्लाया, क्या पहले ही 10,000?
क्या ये सिर्फ एक कुत्ते का कटोरा नहीं है? उसने कुत्ते के मुंह से छीन लिया। लियाम ने समूह की ओर देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। ओह, तो आप सज्जन इस खजाने को पहचानते हैं। जब आप सभी इतने जानकार लगते हैं तो क्यों ना इसका मूल्यांकन करने में मेरी मदद करें। उसके बोलते ही एक और व्यक्ति उत्साह से कूद पड़ा। हे भगवान, उसने वाकई वो चीज कबाड़खाने से खरीदी थी। 1 मिनट पहले उसमें कुत्ते का खाना रखा हुआ था, कुत्ता उसमें से खा रहा था। पूरी भीड़ एक साथ भड़क उठी। धिक्कार है, कुत्ता शांति से खा रहा था और तुमने उसका खाना खरीद लिया। बहुत खराब है यार। आर्थर ने तुरंत हंसकर मामले को शांत करने की कोशिश की। हमें लगा कि आकार अच्छा लग रहा है। ये खजाना है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन अंदर लियाम पहले से ही उपहास कर रहा था। हाँ, सही है, यह नाटक किसी भूत के लिए बचा कर रखें। ये लोग जाहिर तौर पर उसे सस्ते में लूटने आए थे, इसलिए ऊपरी तौर पर वो विनम्र बना रहा और बस साथ देता रहा। हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने आप सज्जनों को बहुत अधिक श्रेय दे दिया। चूंकि आप में से कोई नहीं जानता कि ये क्या है, तो मैं इसे खुद ही खोल सकता हूँ। पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने तुरंत भ्रम में आंखें झपकाईं। आपका क्या मतलब है? इसे खुद खोलने का क्या मतलब है? लियाम धीरे से समझाता है। बाहर से बस लोहे के खोल की एक परत ढकी होनी चाहिए। असली कीमती हिस्सा अंदर छिपा होने की संभावना है। बस लोहे के खोल को बहुत अच्छे से वेल्ड किया गया था और जोड़ों को सैंडपेपर से पॉलिश किया गया था, इसलिए आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोई जल्दी नहीं, जब इसे काटा जाएगा तब हम देखेंगे। जैसे ही आर्थर ने ये सुना, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसका दिल बैठ गया। धिक्कार है, अगर ये बच्चा वाकई बाहरी परत को काट देता है तो इसे सस्ते में चुराने का आखिरी मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। वो तुरंत बीच में बोल पड़ा, एक और सेकंड गंवाने के डर से। जवान आदमी, बस अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। लियाम ने जरा भी संकोच नहीं किया, उसने बस अपना सिर हिलाया। बिक्री के लिए नहीं। आर्थर ने अपने दांत भींचे और लगभग जबरदस्ती फिर से बोली बढ़ा दी, $100 मिलियन। जैसे ही वो नंबर सामने आया, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। हे भगवान, ये कैसी उछाल है? ये अचानक सीधे 100 मिलियन पर कैसे पहुंच गई? लियाम ने आर्थर को घूर कर देखा और बिना दया के जवाब दिया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि अंदर क्या है और तुम अभी से 100 मिलियन चिल्ला रहे हो? क्या तुम वाकई पैसे को पैसे की तरह नहीं समझते? लेकिन आर्थर के हाव माइनस भाव नहीं बदले, बस उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। हाँ, इनकुमा $100 मिलियन, बस सिर हिलाओ जवान आदमी और मैं इसे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। लियाम ने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखी और दबाव डाला। तो क्या तुम जानते हो कि अंदर क्या है? आर्थर ने हंसी निकाली, फिर भी कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पता नहीं। हाँ। लियाम ने तुरंत ही मन उपहास किया, जैसे कि वो इस बकवास पर विश्वास कर लेगा। वो आदमी आते ही सीधे 10 मिलियन से 100 मिलियन पर पहुंच गया था। अगर आर्थर को वाकई नहीं पता था कि अंदर क्या है, तो मियां खुद ही कुत्ते का कटोरा खा सकती थी। लेकिन आर्थर ने फिर भी हार नहीं मानी और फिर से दबाव डाला। तो जवान आदमी, तुम्हें मेरी पेशकश कैसी लगी? लियाम उस पर एक और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बस छोटा चाकू उठाया और उसे हल्का सा धक्का दिया और तेज धार तुरंत सीधे बाहरी परत में कट गई। भीड़ तुरंत भड़क उठी। $100 मिलियन और फिर भी ये बच्चा इसे ले गया। ये तो पागलपन है। हे भगवान, धातु के खोल के नीचे वाकई कुछ है। एक और व्यक्ति जल्दी से देखने के लिए करीब आया। ये इतना अंधेरा क्यों है? मुझे तो ये अभी भी लोहे जैसा लग रहा है। रुको, इस पर वाकई अक्षर हैं। लियाम शांत रहा और समान रूप से बोला, इसका पूरा नाम रोमन साम्राज्य की कांस्य पवित्र प्लेट है। आर्थर मौके पर ही दंग रह गया। क्या तुम इसका नाम जानते हो? लियाम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, ये राष्ट्रीय खजानों में से एक राष्ट्रीय खजाना है। मुझे लगता है कि तुम में से बाकी लोग भी ये पहले से ही जानते होंगे, है ना? आर्थर तुरंत चुप हो गया। ये तभी बगल से एक और आदमी ने बीच में टोका, युवक, मैं अमेरिकन एंटीक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं इसके लिए $400 मिलियन की पेशकश करूंगा। तुम बेच रहे हो या नहीं? लियाम ने अपनी आंखें अपने हाथों में रखी पवित्र प्लेट पर झुकाईं और उसे भी आश्चर्य की झलक महसूस हुई। $400 मिलियन? ये चूहे के मूल्यांकन से पूरे 100 मिलियन ज्यादा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा देर नहीं की। उसने साफ सिर हिलाया। ठीक है, बिक गया। जैसे ही उसने अपना जवाब दिया, डील उसी समय पक्की हो गई और लियाम ने ट्रांसफर को हैंडल करने के लिए अपना फोन निकाला। कुछ ही देर बाद टैक्स के बाद पूरे $360 मिलियन उसके बैंक अकाउंट में आ गए। लेकिन जैसे ही वो वापस पिस्सू बाजार में खजाने की खोज में जाने वाला था, उसने पलटकर देखा कि उसके आस माइनस पास हर जोड़ी आंखें उसे भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह घूर रही हैं। लियाम का दिल तुरंत कस गया। धिक्कार है, अब उनकी नजर मुझ पर है। उसने तुरंत अपना फैसला ले लिया। भूल जाओ, पहले वापस जाना बेहतर है। उसे घर जाकर पता लगाना था कि इस चूहे में और क्या अजीबोगरीब काबिलियतें हैं। स्कूल में फैकल्टी अपार्टमेंट वापस जाते समय लियाम को अचानक एक चौंकाने वाली खोज हुई। चूहा वास्तव में अपनी मर्जी से लगभग किसी भी चीज का मूल्य बदल सकता था। रूप, शारीरिक बनावट, धन, ये सब बदला जा सकता था। इस एहसास ने उसे तुरंत ही रोमांचित कर दिया। ये क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसका पहला विचार अपनी लड़ाकू शक्ति को सीधे करोड़ों में पहुंचाना था।
लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक त्रुटि संदेश आ गया। लियाम ने अपना सिर नीचे किया और तुरंत सिस्टम पैनल चेक किया तो पाया कि उसका नाम, उम्र, ऊंचाई और वजन जैसी चीजों को वाकई एडिट किया जा सकता है। यहाँ तक कि उसकी शक्ल, स्कोर और आकर्षण को भी बदला जा सकता है। बस एक ही दिक्कत थी, इंटरफेस पर एक स्पष्ट प्रतिबंध, प्रतिदिन केवल 2 बदलाव। लियाम ने इस पर विचार किया और तुरंत दिशा बदल दी। पहले धन को संशोधित करना बेहतर होगा। खजाने की खोज रोमांचक थी, लेकिन इस तरह से पैसे कमाना अभी भी बहुत धीमा था। इससे भी बदतर, हर बार जब उसे सोना मिलता तो उसे निशाना बनाए जाने का डर रहता। इसलिए बिना कुछ सोचे उसने अपना व्यक्तिगत पैनल खोला और धन के बगल में मूल्य को सीधे असीमित में बदल दिया। वहां से गुजर रहे कुछ पड़ोसियों ने उसे सड़क पर खड़ा देखा, खुद पर मुस्कुरा रहा था और तुरंत मान लिया कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है और वे उसके पास से गुजरते हुए उसकी सहानुभूति भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन उस पल लियाम को ऐसा लगा जैसे वो किसी सर्वशक्तिमान मास्टरमाइंड में बदल गया है जो हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। और फिर जैसे ही वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचा, लगभग अवास्तविक सुंदरता वाली एक महिला अचानक सामने से धीरे उसकी ओर बढ़ी। सड़क पर चल रहे कई पुरुष बिना कुछ जाने ही रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। लियाम भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी निगाहें लगभग सहज रूप से उस पर टिक गईं। उसकी विशेषताएं इतनी निर्दोष थीं कि वे लगभग अवास्तविक लग रही थीं। फिर भी उसके चारों ओर की आभा ठंडी, गर्वित और अछूत थी। सड़क किनारे खड़े किसी व्यक्ति ने अचानक चिल्लाया, रुको, क्या वो ओलिविया नहीं है? छात्र परिषद अध्यक्ष। वे उसे पूरे विश्वविद्यालय जिले की देवी कहते हैं, यहाँ के हर लड़के की ड्रीम गर्ल। भीड़ में से एक और व्यक्ति ने सचमुच पछताते हुए आह भरी, लेकिन बहुत बुरा है। ओलिविया हर किसी के लिए ठंडी है। वो दूर रहने, घमंडी और संपर्क में आने में असंभव होने के लिए प्रसिद्ध है। लियाम ने लापरवाही से ओलिविया के व्यक्तिगत गुणों का पैनल निकाला, लेकिन जैसे ही वो सोच रहा था कि क्या उसे उसके प्यार के स्तर को थोड़ा बदलना चाहिए, भीड़ में से एक गोरा लड़का अचानक स्पष्ट चिढ़ के साथ उसकी ओर इशारा करता है। अरे बदमाश, तुम किस पर मुस्कुरा रहे हो? ऐसी सुंदरता को घूरने के लिए तुम उसके लेवल की नहीं हो। लियाम ने जरा भी हार नहीं मानी। उसने उस लड़के की आंखों में सीधे आंखें डाली और तुरंत जवाब दिया, तो क्या? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुंदर हूँ। इससे कोई समस्या है? गोरा लड़का तुरंत बचाव में लग गया। सुंदर? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो? लियाम ने उसे एक बार जल्दी से देखा और लगभग तुरंत अपना फैसला सुना दिया। 80 अंक। वास्तव में बुरा नहीं, लेकिन उन दोनों की तुलना करने के बाद उसे फिर भी लगा कि वो आगे है। ये सोचकर उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सिर हिलाया, जैसे कि वो बहुत गंभीर निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। गोरा लड़का ये देखकर तिरस्कारपूर्ण हंसा। सुंदर होने की परवाह किसे है? ध्यान से देखो मैंने क्या पहना है। $200,000 का कस्टम हाई माइनस एंड हैंडमेड सूट। तुम्हारे जैसा आदमी अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं खरीद सकता। लियाम बिल्कुल शांत रहा। उसकी आवाज में जरा भी बदलाव नहीं आया। तुम्हारी वो ड्रेस कुछ खास नहीं है, लेकिन एक रोल्स रॉयस है। जब भी मेरा मन करे मैं एक खरीद सकता हूँ। गोरा लड़का वहीं पर हंस पड़ा। उसकी आवाज में मजाक था। हा, कोई भी बड़ी बातें कर सकता है। मुंह चलाने से कोई मैसेज नहीं आता। आखिरकार लियाम को गुस्सा तो आया ही नहीं। इसके बजाय उसने उस लड़के की एनर्जी को समझते हुए यूं ही प्रपोज कर दिया, चूंकि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो क्यों ना हम शर्त लगाएं। चलो शर्त लगाते हैं कि क्या मैं रोल्स रॉयस खरीद सकता हूँ। गोरा लड़का अचानक दिलचस्पी दिखाते हुए भौहें चढ़ाता है। ओह, और हम शर्त कैसे लगा रहे हैं? लियाम ने सीधे शर्तें रख दी। अगर मैं खरीद सकता हूँ तो तुम अपनी कार दान कर दो। अगर मैं नहीं खरीद सकता तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गोरा लड़का एक पल के लिए झिझका। उसके मन में शक की लहर दौड़ गई। क्या ये लड़का वाकई कोई छुपा हुआ हैवीवेट हो सकता है? लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। इन शंकाओं के बावजूद वो अंत में बिना किसी प्रतिरोध के मान गया। उसे लालच में आते देख लियाम बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, जैसे कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। रोल्स माइनस रॉयस खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं चाहता तो पूरी डीलरशिप भी खरीद सकता था। गोरा आदमी तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो हम सीधे लग्जरी डीलरशिप पे चलते हैं। मैं तुम्हें वहां तक ड्राइव करके ले जाऊंगा। वो मेरी कार है। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप रोल्स माइनस रॉयस डीलरशिप पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर खड़ी सेल्सवुमन ने उन्हें आते देखा और तुरंत एक चमकदार पेशेवर मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। स्वागत है। क्या आप सज्जन यहाँ कार देखने आए हैं सर? ठीक इसी तरफ। लेकिन लियाम ने उसकी तरफ देखा और साफ कहा, मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूँ। गोरा आदमी तुरंत जोर से हंसा। हा, तो इसका मतलब है कि तुम हार मान रहे हो। लियाम ने उसे सहज आत्मविश्वास से देखा और धीरे से कहा, शांत रहो बच्चे, जल्दी मत करो। फिर उसने उस आदमी के कंधे पर हल्के से थपथपाया। फिर वापस सेल्सवुमन की ओर मुड़ा और अविश्वसनीय रूप से शांत स्वर में कहा, मैं कार नहीं खरीद रहा हूँ, मैं आपकी पूरी डीलरशिप खरीद रहा हूँ। उस गोरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या पूरी डीलरशिप? क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ रखी दर्जन भर कारों की कीमत करोड़ों डॉलर है। बकवास करना बंद करो। जब तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम पूरी सड़क ही क्यों नहीं खरीद लेते? सेल्सवुमन भी परेशान दिख रही थी। सर, अगर आपका यहाँ कोई खास काम नहीं है तो मुझे डर है कि मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा। लेकिन लियाम ने उसी शांत स्वर में जवाब दिया, अपने बॉस को बुलाओ।
मुझे उससे बात करनी है, इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाए। सेल्सवुमन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सर, कृपया परेशान करना बंद करो। अगर मैं अपने बॉस को आराम करते हुए परेशान करता हूँ तो मेरी तनख्वाह कट जाती है। उसे परेशान देखकर लियाम ने उसे आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, शांत रहो, बस मुझे अपने बॉस का नंबर दे दो और मैं खुद उनसे बात करूंगी। सेल्सवुमन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने बेबसी से फ्रंट डेस्क पर मौजूद बिजनेस कार्ड होल्डर की तरफ इशारा किया। मेरे बॉस का नंबर वहाँ कार्ड बॉक्स में है, आप खुद ही उसे पा सकते हैं। नंबर मिलते ही लियाम ने बिना समय गंवाए तुरंत फोन लगाया। हेलो बॉस, मैं आपकी रोल्स रॉयस डीलरशिप खरीदने में दिलचस्पी रखता हूँ। उधर मालिक ने जरा भी संकोच नहीं किया। बिक्री के लिए नहीं, लेकिन लियाम यहीं नहीं रुके। उन्होंने शांति से कहा, मैं इसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मालिक ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया और यूं ही एक बहुत बड़ा नंबर बता दिया, फिर $1 बिलियन। लियाम तुरंत समझ गए कि वो आदमी एकदम बेतुका दाम बता रहा है, एक ऐसा नंबर जो लालच से कहीं ज्यादा था। फिर भी उन्होंने मान लिया जैसे कि कुछ भी न हो। इस जवाब ने मालिक को चौंका दिया और उनकी आवाज में अविश्वास भर गया। रुको, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? कॉल खत्म होने के बाद लियाम ने इधर माइनस उधर देखा और देखा कि कई लोग मुंह खोले खड़े हैं और मुट्ठी बांधने को तैयार हैं। गोरा आदमी भी खुद को रोक नहीं पाया और उसे घूरने लगा। तुम वाकई इस जगह को खरीदने के लिए $1 बिलियन खर्च करने जा रहे हो? लेकिन ये कहते हुए भी वो मन ही मन खुद से कह रहा था कि लियाम शायद झांसा दे रहा है। कुछ ही देर में मालिक खुद आ गया और उसने लियाम को शक की निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखा। तो क्या तुम ही मेरी डीलरशिप खरीदना चाहते हो? लियाम ने शांति से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, मुझे डीलरशिप चाहिए। हम आमने सामने बात कर सकते हैं? मालिक ने हाथ जोड़कर कहा, वही कीमत जो मैंने तुम्हें फोन पर बताई थी, $1 बिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। लियाम ने पलक तक नहीं झपकाई। 1 बिलियन कोई समस्या नहीं है, क्या हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए? उस समय गोरा आदमी पूरी तरह से हैरान था। ये उसके दिमाग में सोची गई कीमत से बिल्कुल अलग था। खुद मालिक को भी बेचैनी होने लगी। अब कोई भी व्यक्ति जो यूं ही 1 बिलियन कैश निकाल सकता है, उसकी पृष्ठभूमि इतनी डरावनी होनी चाहिए कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति के पीछे जिस तरह की ताकत और समर्थन होता है, वो किसी भी सामान्य व्यापारी की कल्पना से परे होता है। गोरे लोग अभी भी पूरी तरह से अविश्वास से लियाम को घूर रहे थे। और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर बिना एक और शब्द कहे लियाम ने सिस्टम के माध्यम से सीधे मालिक के खाते में पूरे $1 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही मालिक ने अपने फोन पर बैंक नोटिफिकेशन देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और जब उसे पता चला कि दोनों लोगों ने शर्त लगाई है, तो वो तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के खुद इस पर नजर रखने के लिए आगे आया। कुछ ही देर बाद गोरे व्यक्ति की फाइनेंस की हुई BMW 3 सीरीज को मौके पर ही दान कर दिया गया। उसके बाद लियाम ने यूं ही एक कलन कार चुनी जो उसे पसंद आई और उसे लेकर सीधे फैकल्टी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर वापस आया, उसने देखा कि वहाँ एक आदमी और एक महिला खड़े हैं। वो आदमी उसका पुराना रूममेट था और वो महिला उस आदमी की गर्लफ्रेंड थी। रूममेट ने जैसे ही उसे देखा, वो मुस्कुराया और दिखावा करने लगा, इधर आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, टिफनी। बहुत सुंदर है ना? टिफनी वाकई बहुत आकर्षक थी और पास खड़े कई लोग रूममेट को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर रूममेट ने जानबूझकर मुड़कर लियाम की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया, तो तुम्हारा क्या हाल है? अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? लियाम तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। वो आदमी जानता था कि लियाम ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और जानबूझकर ये बात जाहिर करने आया है, और लियाम को सबसे ज्यादा नफरत थी उसके दिखावे की। इसलिए उसने वहीं पर साफ जवाब दे दिया, मेरी गर्लफ्रेंड आज यहाँ नहीं आ सकती। रूममेट को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उपहास किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी बदसूरत है कि उसे सबके सामने लाने में तुम्हें शर्म आती है? पास मौजूद लोगों ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगे। टिफनी भी बगल से बोल पड़ी, उसके स्वर में श्रेष्ठता झलक रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझसे सुंदर न होना सामान्य बात है, इस पर असुरक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। विलियम ने एक गहरी सांस ली, अपने सीने में जलन को दबाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है, चूंकि आप सभी को देखना बहुत पसंद है तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। फिर देखते हैं कि वास्तव में किसे हीन महसूस करना चाहिए। बोलते उसकी नजर खेल के मैदान के किनारे पर पड़ी जो बहुत दूर नहीं था। ओलिविया चुपचाप बैठी किताब पढ़ रही थी। उसने माउस निकाला, उसे तुरंत उसकी ओर घुमाया और सीधे कैंपस ब्यूटी की पर्सनल प्रोफाइल खोल दी। जैसे ही इंटरफेस खुला, उसने तुरंत उसकी कॉन्टैक्ट जानकारी को लॉक कर दिया। अगले ही पल उसके फोन पर अचानक एक फोन नंबर आया। उसने उसे वहीं पर डायल कर दिया। दूर से ओलिविया, जो शांति से पढ़ रही थी, ने तुरंत अपने फोन को वाइब्रेट होते महसूस किया। जैसे ही उसने देखा कि कौन कॉल कर रहा है, उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसकी आवाज में एक नरमी थी जो लोगों ने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। नमस्ते लियाम,
उसके आस माइनस पास के लोग तुरंत दंग रह गए। नहीं, कैंपस की देवी कब से ऐसे बात करती है? क्या ओलिविया हर किसी से रूखा व्यवहार करने के लिए मशहूर नहीं थी? लियाम ने अपने सामान्य शांत स्वर में फोन पर बात की। अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ जाओ। उसने जवाब देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर ओलिविया ने अपनी किताब बंद की, खड़ी हुई और तेजी से अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। जैसे ही सभी ने देखा कि ओलिविया वास्तव में उनकी ओर आ रही है, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। और जैसे ही वो लियाम को साफ देखने के लिए काफी करीब पहुंची, उसके चेहरे पर मौजूद रूखे भाव एक स्पष्ट मुस्कान में बदल गए। लियाम के पूर्व रूममेट ने उसे घूर कर देखा और पूछा, रुको, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लियाम जानबूझकर रुका, फिर अस्पष्ट स्वर में जवाब दिया, कुछ ऐसा। उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही ओलिविया उसके पास आ गई और स्वाभाविक रूप से अपनी बांह उसके गले में डाल दी। तुम्हारा ऐसा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं यहीं तुम्हारे बगल में खड़ी नहीं हूँ? उनके आस माइनस पास की भीड़ तुरंत भड़क उठी। बिल्कुल नहीं। ओलिविया ने खुद ही एक लड़के से संपर्क किया। आखिर ये कौन है? मैं भी कोई कमी नहीं हूँ, तो फिर कैंपस की ये खूबसूरत लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? फिर ओलिविया ने लियाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। मैंने सुना कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है। क्या इसका मतलब है कि तुम अब फैकल्टी अपार्टमेंट में नहीं रह सकते? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैक करने में मदद करूं? हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। क्या ये वाकई अभी भी वही बर्फीली कैंपस देवी है? इस बीच पूर्व रूममेट और टिफनी वहां खड़े थे, जो बिल्कुल जोकर की तरह दिख रहे थे, क्योंकि अब तक हर एक व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से ओलिविया पर चला गया था। यहां तक कि खुद पूर्व रूममेट भी उसे घूरता रहा। उसके सीने में जलन हो रही थी। अगर ऐसी औरत उसके बगल में खड़ी होती तो उसकी कितनी इज्जत होती। उस पल लियाम का घमंड पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। ठीक है सब लोग, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सब लोग, अब आप जा सकते हैं, हमें कुछ काम है। फिर ईर्ष्या और उलझन भरी निगाहों के बीच लियाम ओलिविया को अंदर ले गया और अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन तभी उसके पूर्व रूममेट ने अचानक आवाज लगाई, चूंकि आज लियाम का यहाँ आखिरी दिन है, तो कैसा रहेगा अगर मैं सबको खाना खिलाऊं? हम इसे लियाम के लिए विदाई भोज कहेंगे। उसने मन ही मन अपनी वापसी की रणनीति बना ली थी। अगर वो रिश्ते में नहीं जीत पाया तो वो उस लड़के को पैसे से हरा देगा। चूंकि वो पहले ही सामाजिक रूप से बदनाम हो चुका था, इसलिए वो अपनी दौलत दिखाकर इसे वापस पाने जा रहा था। टिफनी ने तुरंत उसकी बाहों में लिपटकर उत्सुकता से कहा, हाँ बेबी, चलो सी फूड लेने चलते हैं। मुझे मिशेलिन स्टार से सम्मानित एक सी फूड रेस्टोरेंट मिला है जिसकी समीक्षाएं बहुत अच्छी हैं। पूर्व रूममेट ने तुरंत बड़ी मुस्कान के साथ हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, जरूर, ये इतना भी महंगा नहीं है, एक बार के खाने के लिए बस कुछ हजार। मुझे मिल गया। लेकिन लियाम को अपने छोटे से नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ओलिविया की तरफ मुड़ा और सहजता से पूछा, क्या हम कुछ सस्ता स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं? ओलिविया मुस्कुराई और बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। जरूर, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कुछ भी मंजूर है। टिफनी ने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। स्ट्रीट फूड, वो चीजें बहुत गंदी होती हैं। उसके पूर्व रूममेट ने भी तुरंत बात में हस्तक्षेप किया। एक महिला को खुद के साथ सही व्यवहार करना आना चाहिए। दोनों ने एक माइनस दूसरे का बखूबी साथ निभाया। एक खुलेआम उपहास कर रहा था जबकि दूसरा उसका समर्थन कर रहा था। स्पष्ट रूप से मौका मिलने पर उसे और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विलियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ओलिविया का हाथ पकड़ा और कंधे पर एक शब्द बोलते हुए आंगन से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। बेवकूफ! पूर्व रूममेट तुरंत भड़क गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम ये सब किसको कह रहे हो? तुम हारे हुए हो। अगर तुम्हें कोई सुंदर गर्लफ्रेंड मिल भी गई तो क्या हुआ? क्या तुम उसे रख पाओगे? टिफनी ने तुरंत आग में घी डालने का काम किया। बिल्कुल, देखते हैं कि वो कब तक खुद को अभिमानी दिखाने में कामयाब रहता है। फिर उसने अपनी ठुड्डी उठाई और फिर से वही नकली श्रेष्ठता का लहजा अपनाया। तुम दोनों एक साथ सवारी के लिए इंतजार कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? लियाम ने पलटने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस ठंडे स्वर में जवाब दिया, हटो, तुम मेरी कार रोक रहे हो। उसका पूर्व रूममेट पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था। तुम्हारी कार रोक रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा और उसके पीछे खड़ी रोल्स रॉयस कलिनिन को देखा, वो आधे सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। क्या तुम सच में ये दावा करने जा रहे हो कि रोल्स रॉयस तुम्हारी है? तुम मुझे हंसी से मारने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर कि वो आदमी अभी भी विश्वास करने से इनकार कर रहा है, लियाम ने बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस चाबी निकाली और दबा दी। अगले ही पल कलिनिन की लाइटें चमक उठीं और सीन पर मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए। लेकिन अविश्वास के उस पल के बाद पूर्व रूममेट फिर भी अड़ा रहा और उसके चेहरे पर और भी अधिक उपेक्षापूर्ण भाव आ गया। तुम किसको घूर रहे हो? असली मालिक शायद आने ही वाला है। हट जाओ।
गाड़ी को ब्लॉक मत करो। वैसे भी वो रोल्स रॉयस बहुत ज्यादा चमकीली है, उसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। बेहतर होगा कि हम उसके रास्ते में न खड़े हों। और ये कहते हुए वो वास्तव में आगे बढ़ा और आज्ञाकारी ढंग से जगह बनाई। जाहिर तौर पर तथाकथित असली मालिक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया और वो खुद भी भ्रमित होने लगा। रुको, मालिक कहाँ है? मैं पहले ही जा चुका हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है? फिर अगले ही पल लियाम शांति से आगे बढ़ा और खुद ही दरवाजा खोल दिया। उसके बाद वो पीछे मुड़ा और ओलिविया से समान स्वर में कहा, अंदर आ जाओ। जैसे ही उसके पूर्व रूममेट ने ये देखा, उसका पूरा चेहरा जम गया। उस पर हैरानी साफ झलक रही थी। लियाम ने सीधे उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कभी किसी को नीचा मत देखो। इससे पहले मैं आप सभी के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेश आने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदले में मुझे केवल तिरस्कार और दूरी मिली। तो दिखावा करना बंद करो। मैं सीधे तौर पर कहूंगा, मैं एक अरबपति हूँ। उसका पूर्व रूममेट पूरी तरह से स्तब्ध था। उसकी आवाज में अविश्वास भरा था। तुम? ये असंभव है। लियाम केवल मुस्कुराया। असंभव है ना? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बोलते उसने धीरे से एक हाथ अपनी जेब में डाल लिया। अगले ही पल एक माउस कर्सर, जिसे केवल वो देख सकता था, उसके पूर्व रूममेट के पीछे खड़ी BMW कार की ओर बढ़ गया। लियाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के डिलीट पर क्लिक किया और एक ही पल में कुछ देर पहले वहां खड़ी BMW हवा में गायब हो गई। लियाम ने शांति से कहा, उदाहरण के लिए हो सकता है कि तुम्हारे पास कभी कार रही ही न हो सकता है कि तुम इस पूरे समय मेरे सामने झांसा दे रहे थे। उसका पूर्व रूममेट तुरंत घबरा गया और हैरान और भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगा। क्या मेरी कार कहाँ है? ये एक सेकंड पहले यहीं थी, ये कहाँ चली गई? टिफनी भी उतनी ही स्तब्ध थी। अपने चेहरे पर अविश्वास फैलते ही उसने सहजता से अपना मुंह ढक लिया। कार अचानक कैसे गायब हो गई? उनके सामने घबराहट में लियाम ने केवल एक शांत, लगभग उदासीन प्रश्न के साथ उत्तर दिया, क्या था? उसके बगल में खड़ी ओलिविया ने घाव पर एक और चाकू चला दिया। शायद उन्होंने कल्पना की थी। पलक झपकते ही पूरा एक हफ्ता बीत गया। ओलिविया को वापस स्कूल छोड़ने के बाद लियाम ने आखिरकार गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि अपनी बेतुकी क्षमता का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार इस तरह की शक्ति को बर्बाद करना बहुत ही अपमानजनक था। फिर अचानक उसे प्रेरणा मिली। उसके पास ये था। उसने $2000 नकद लेकर सोने का एक छोटा टुकड़ा खरीदा। फिर वो सीधे उस पे कॉपी मोड में चला गया। कुछ ही देर में उसके सामने की मेज चमचमाते सोने से लदी हुई थी। उस दृश्य को देखकर लियाम अपना सिर पीछे फेंककर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हा, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। नकदी सीरियल नंबर के साथ आती है, सोना नहीं। इसलिए उसके बाद वो कई सोने की दुकानों पर गया और बैचों में सब कुछ भुना लिया। एक बार ऐसा करने के बाद वो सीधे न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट गया। वहां उसने पूरे 30,000 टन सोना डंप किया। एक ही झटके में सोना चुरा लिया। इस पागलपन भरे कदम से तुरंत शक होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अकेले ही वैश्विक सोने की कीमतों को नीचे गिरा दिया, जबकि उसके खाते में बहुत बड़ी रकम थी। लियाम ने अपनी मां को पूरे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उस रात वो सीधे शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब में गया। उसके बाद से उसकी दिनचर्या सरल हो गई। दिन में वो लगन से सोना चुराता और रात में वो क्लबों, जुमकमा, मौज माइनस मस्ती और मौज माइनस मस्ती में डूब जाता। बहुत जल्द ही उसके पास नकदी का भंडार मस्क से भी ज्यादा हो गया, जिससे वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बन गया। लग्जरी कारें, बंगले, खूबसूरत औरतें, उसके पास ये सब अनंत मात्रा में था। उसका चेहरा टाइम स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई दिया और रातों रात वो ग्रह पर सबसे कम उम्र के शीर्ष स्तर के अरबपति बन गए। इसी तरह वो पूरे 1 साल तक बहता रहा और अधिकता में डूबा रहा। फिर एक दिन अचानक एक खबर ने उस असहज शांति को भंग कर दिया। लियाम ने अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए भौहें सिकोड़ ली। समुद्र के नीचे एक दरार फैल रही है, कुछ अजीब कैटरपिलर के आकार का द्वीप। इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है ना? जो भी हो, जब मैं इस पर हूं तो एक अच्छा काम कर लूं। ये सोचकर वो बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिखा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य मुस्कान धीरे फैल गई। इसके तुरंत बाद उसने अपने सहायक से उसके लिए एक मानवयुक्त ऊंचाई वाले गुब्बारे का प्रबंध करने को कहा। कुछ ही देर में वो उसके साथ आसमान में उड़ रहा था, जमीन से हजारों मीटर ऊपर तैर रहा था। उस ऊंचाई से नीचे धरती को देखने पर उसकी सुंदरता अवास्तविक लग रही थी और उसे विशाल समुद्र में द्वीप को खोजने में देर नहीं लगी। वो द्वीप बिल्कुल बेमेल लग रहा था। बिना कुछ कहे उसने चुपचाप अपनी जेब से माउस निकाला। फिर उसने धीरे से कर्सर को द्वीप पर ले जाया। जैसे ही उसकी उंगली डिलीट पर दबाई जाती, द्वीप पूरी तरह से दुनिया से मिट जाता। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, वो हिचकिचाया। क्या उसे ऐसे ही गायब कर देना? उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। भूल जाओ, मैं दयालु रहूंगा। इसलिए उसने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया और कट पे क्लिक कर दिया। अगले ही पल द्वीप बिना किसी निशान के गायब हो गया।
फिर भी लियाम तुरंत द्वीप को कहीं और ले जाने के लिए जल्दी नहीं करता था। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने सहायक को फोन लगाया। वास्तव में वो पहले से ही इस विचार के बारे में सोच रहा था। उस पूरे द्वीप को आर्कटिक में फेंकना शायद काफी मनोरंजक होगा। अपने सहायक के काम निपटाने का इंतजार करते हुए लियाम बोर हो चुका था और ब्रुकलिन पिस्सू बाजार में वापस चला गया। आखिरकार इंतजार ही होता है और माउस से खजाने की खोज में उसे काफी समय हो गया था। उसने एक के बाद एक स्टॉल पर कर्सर घुमाया, अकामा 1-1 करके चीजों का मूल्यांकन किया और कुछ ही देर में उसने डिस्प्ले पर रखी हर चीज को स्कैन कर लिया। फिर कर्सर एक विक्रेता की मेज पर रखी मोमबत्ती पर ले गया और जो नतीजा सामने आया वो सिर्फ बाजार मूल्य $9 था, पुनर्विक्रय मूल्य $6। लियाम तुरंत अवाक रह गया। क्या बकवास है ये चीज, सच में? इसलिए उसने कर्सर को उससे हटा लिया। लेकिन अगले ही पल कर्सर गलती से नीचे पैडिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे कपड़े के एक पुराने टुकड़े से टकरा गया। तुरंत ही जानकारी का एक पूरा ब्लॉक सामने आ गया। आइटम, कपड़े का विवरण, रानी विक्टोरिया का निजी रुमाल बंद हो गया। सामग्री, रेशम, युग 9वीं शताब्दी के मध्य, हालत खराब, गुणवत्ता औसत। सारांश, एक संग्रहणीय वस्तु, बाजार मूल्य एलिस्टो $890,000। लियाम को वहीं पर हंसी आ गई। उसने उस स्टॉल पर पहले ही लगभग हर चीज को स्कैन कर लिया था और वहां सबसे मूल्यवान चीज पैडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा एक कपड़ा निकला। उसने चुपचाप अपने हाथ में रखी वस्तु को नीचे रख दिया और ऐसे देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर एक पल के बाद उसने जानबूझकर पास में रखी जेब घड़ी की ओर इशारा किया। ऊपर देखते हुए उसने विक्रेता से पूछा, मुझे लगता है कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, आप इसे सबसे कम कितने में बेच सकते हैं? विक्रेता तुरंत उत्साहित हो गया और जोर से बोली लगाने लगा, मैंने पहले ही किसी को बताया था कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन की निजी जेब घड़ी है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे 80,000 की पेशकश भी की थी और मैं फिर भी नहीं बिका। लियाम ने अपनी नजरें नीचे कर ली। घड़ी बहुत सिकोड़ी और स्पष्ट उपेक्षा के साथ बोली, इस चीज में कोई शिल्प कौशल नहीं है। डायल पीले पड़ गए हैं, निशान धुंधले हैं, अंदर के गियर प्लास्टिक के हैं, सामग्री बहुत नई है, कारीगरी खुरदरी है और आवरण नरक की तरह सख्त है। ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुओं के बारे में किसी मनगढ़ंत कहानी के साथ मुझे इतनी नकली चीज नहीं बेची जानी चाहिए। अंदर ही अंदर लियाम पहले से ही उपहास कर रहा था। जॉर्ज वॉशिंगटन, मेरा बकवास। चूहे ने पहले ही इसका मूल्यांकन कर लिया था। ये ऊपर से नीचे तक नकली था। उसने लापरवाही से कुछ पेशेवर प्राचीन व्यापार के शब्द बोले और विक्रेता तुरंत चुप हो गया। एक लंबे विराम के बाद विक्रेता ने तुरंत सिर हिलाया और उसे अंगूठा भी दिखाया। एक विशेषज्ञ, मैं वास्तव में आज एक असली विशेषज्ञ से मिला, ठीक है, $10 और ये तुम्हारा है। उस आदमी को झुकते देखकर लियाम संतुष्टि से मुस्कुराया और नाटक जारी रखा, ऐसा ही है, ठीक है, इसे मेरे लिए कपड़े के एक टुकड़े से लपेट दो ताकि इस पर खरोच न लगे। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए, इसलिए मैं कपड़े को भी $1 मानूंगा। कुल 101। हैरान रह गया। विक्रेता ने तुरंत अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे कपड़े को मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे पास जो भी है वो एंटीक मटेरियल में गिना जाता है। इस कपड़े को देखकर मत सोचो कि वो कितना पुराना दिखता है, वो भी गिना जाता है। अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे वो वाकई पसंद हो तो मैं कम से कम इतना तो जरूर मांगूंगा। ये सुनकर लियाम के दिल को झटका लगा। धिक्कार है, क्या इस आदमी को वाकई पता है कि कपड़े की कीमत क्या है? वो जानबूझकर उसे यहाँ चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऊपर से वो बस नाराज दिख रहा था और उसने कपड़े का एक टुकड़ा वापस फेंक दिया। और तुम $1 चाहते हो? बॉस, ये तो बहुत ही बेशर्मी है। विक्रेता ने तुरंत ही तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ लिए। $20? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर कोई वाकई इसे चाहता है तो मैं कम से कम 2000 मांगूंगा, लेकिन चूंकि आज मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आया है इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल डील दूंगा, 200। लियाम ने तुरंत हरकत की। चिढ़कर उसने जवाब दिया, तुम असली शार्क हो, जानते हो? $20, इसे लो या छोड़ो। आज मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। अगर तुम इसे 20 में बेचोगे तो मैं इसे ले लूंगा, अगर नहीं तो मुझे अब ये घड़ी नहीं चाहिए। 20 बस। विक्रेता ने चुपके से अंदर ही अंदर खुशी मनाई। उसने कहा, $20 पर भी मैं अभी भी साफ मुनाफा कमा रहा हूँ। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? तुम बहुत ही नए हो। तो उसने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाने का नाटक किया, फिर आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आया। $20 और ये तुम्हारा है। अगर ये कोई और होता तो भूल जाओ। 190 से कम की किसी भी चीज पर बातचीत नहीं होती। लियाम ने तुरंत लाइन पकड़ी और जानबूझकर अवमानना के साथ जवाब दिया, अगर मुझे चिंता न होती तो कोई और इस तथाकथित कीमती घड़ी को देख सकता था। $20 भूल जाओ, मैं तुम्हें 2 सेंट भी नहीं दूंगा। ठीक है, लोकोमा 20 ही है। एंटिक बिजनेस में ये कैश इन है, एक हाथ में सामान, दूसरे में पैसे ले लो। डील पक्की होने के बाद विलियम सड़क पर कुछ दर्जन मीटर और चला, फिर रुका, कपड़े से घड़ी निकाली और यूं ही सड़क किनारे कूड़ेदान में फेंक दी। कुछ देर बाद वो टाइम रिवाइंड नाम की एक एंटिक शॉप के सामने रुका और साइन बोर्ड को देखा। शॉप के मालिक ने तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। स्वागत है।
बेझिझक इधर माइनस उधर देखें। लियाम ने समय बर्बाद नहीं किया। क्या आपके पास कोई मूल्यांकन करता है? मेरे पास कुछ अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि कोई असली विशेषज्ञ इसे देखे। अगर कीमत सही है तो मैं इसे आपकी दुकान पर बेच दूंगा। ये सुनकर महिला उसे सिर से पैर तक परखने से खुद को रोक नहीं पाई और मन ही मन सोचने लगी, ये आदमी खाली हाथ आया है तो वो वास्तव में किसका मूल्यांकन करवाना चाहता है। तो उसने पानी का परीक्षण किया और पूछा, और वास्तव में वो क्या है जिसका आप मूल्यांकन करवाना चाहते हैं? लियाम ने कपड़े का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा। ये सुनकर महिला एक पल के लिए ठिठक गई, फिर बिना कुछ कहे उससे कपड़ा ले लिया। इसके बाद उसने उसे ध्यान से खोला, फिर दोबारा खोला। उसके अनुभव से इस तरह के पुराने कपड़े का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एंटीक चीज लिपटी हुई है। लेकिन कई बार जांचने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि कुछ छूट गया है, इसलिए वो बार कपड़े को जांचती रही, हर इंच का निरीक्षण करती रही। अंत में उसने संदेह के साथ लियाम की ओर देखा। वो चीज कहाँ है? लियाम ने बस उसके हाथ में पकड़े कपड़े की ओर इशारा किया और शांति से कहा, यही वो चीज है। महिला वहीं ठिठक गई, स्तब्ध। कपड़ा? तुम मुझे बता रहे हो कि तुम जिस चीज का मूल्यांकन करना चाहते हो वो कपड़े का ये टुकड़ा है? लियाम ने सिर हिलाया और समान रूप से कहा, ये सही है। 9वीं शताब्दी के मध्य में रानी विक्टोरिया के निजी इस्तेमाल का कपड़ा बंद कर दिया गया। जैसे ही उसने ये सुना, उसकी पूरी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यहीं रुको, मुझे एक कॉल करने दो। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और उसने तुरंत फोन पर कहा, डेविड, मेरे पास 19वीं सदी का रेशमी कपड़ा है जो माना जाता है कि बंद हो गया है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? ठीक है, समझ गया, फिर जल्दी आइए। ग्राहक इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया और लियाम को आश्वस्त करने के लिए वापस मुड़ी। एक पल के लिए बैठ जाइए, मेरा दोस्त अभी आ रहा है। वो पास में ही रहता है, इसलिए वो जल्दी आ जाएगा। लियाम ने सहजता से स्वीकृति दी और एक तरफ बैठ गया। फिर महिला ने उसके लिए एक कप कॉफी बनाई। लियाम ने उसे धन्यवाद दिया और उसके हाथ से कॉफी ले ली, लेकिन जैसे ही कप उसकी उंगलियों को लगा, उसने सहजता से माउस से उस पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल जानकारी सामने आ गई। जैसे ही उसने देखा कि कप की बाजार कीमत $60 है, वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसने शांति से कॉफी का एक घूंट लिया, फिर अपनी निगाहें हाथ में लिए कप पर टिका दी, मानो उसे आराम से देख रहा हो। बॉस, आप में बहुत स्वाद है। आपके कॉफी कप भी पुराने हैं। ये सुनकर महिला की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं और उसकी आंखें दिलचस्पी से भर गईं। क्या आप बता सकते हैं? लियाम ने सिर हिलाया और समान स्वर में उत्तर दिया, फ्रांस का 18वीं सदी का शाही चीनी मिट्टी का बर्तन। अकेले इस एक कप की कीमत कम से कम 50 से 60 हजार होनी चाहिए। इस बार महिला के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी और उसे छिपाया नहीं जा सकता था। एक नज़र में कप का समय और भट्टी का नाम बता पाना कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने पहले वाले लापरवाह बर्ताव को छोड़ दिया और खुद को ठीक से पेश किया। मेरा नाम सोफिया है और आप सर हैं, लियाम ने सहजता से जवाब दिया। लियाम। सोफिया की आंखों में प्रशंसा तुरंत गहरी हो गई और उसका लहजा और भी गंभीर हो गया। सिर्फ 2-3 नजरों में उस कप को पहचानना और लगभग पूरी जानकारी हासिल कर लेना, ये काम कई एंटीक एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते। मिस्टर लियाम, आप चीनी मिट्टी के बर्तनों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लियाम ने विनम्रता दिखाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस इतना कहा, मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया है। लगभग आधे घंटे बाद 40 साल का एक आदमी दुकान में घुसा। अंदर कदम रखते ही उसने पूछा, सोफिया, कपड़ा कहाँ है? लियाम ने बिना समय गवाए तुरंत अपने हाथ में कपड़ा उठा लिया। यहीं। ये देखकर सोफिया ने सहजता से उनका परिचय करवाया। ये डेविड हैं और ये मिस्टर लियाम हैं। फिर उसने कपड़ा डेविड को दे दिया। ये वही है, देखो। डेविड ने कपड़ा लिया, सिर झुकाया और कुछ देर ध्यान से देखा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह निश्चित रूप से 19वीं सदी का है। कपड़े और कढ़ाई के तरीके को देखते हुए ये वास्तव में एक रूमाल जैसा दिखता है, और वो भी ब्रिटिश शाही। इसका संरक्षण भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। लगभग कोई वास्तविक क्षति नहीं है। ये तथ्य कि ये इस स्थिति में बच गया है अपने आप में एक चमत्कार है। ये कहने के बाद उसने अपना सिर उठाया और सीधे लियाम की ओर देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से जल रही थीं। क्या आप ये रूमाल बेच रहे हैं? लियाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों का सामना किया। अगर मैं इसे यहाँ लाया हूँ तो जाहिर है कि मैं इसे बेचने आया हूँ। एकमात्र सवाल यह है कि आप किस तरह की पेशकश करने की योजना बना रहे हैं। डेविड ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी कीमत बताई, $800,000। जैसे ही लियाम ने ये सुना, उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। ऐसा लगता है कि बॉस डेविड अभी भी काफी ईमानदार नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एक बात कही, खड़े होने की कोशिश करो, उस स्थिति में भूल जाओ। जैसे ही डेविड ने देखा कि वो वाकई जाने वाला है, वो घबरा गया और जल्दी से उसे रोक दिया। रुको, $1 मिलियन? $1 मिलियन कैसा रहेगा? बच्चे, ये पहले से ही बहुत उचित कीमत है। मुझे ये रुमाल वाकई पसंद है। अगर 1 मिलियन अभी भी काफी नहीं है तो $1.1 मिलियन। $1.1 मिलियन वास्तव में कम नहीं है। कीमत अपने आप 1.1 मिलियन हो जाने की बात सुनकर लियाम अंदर से वाकई चौंक गया। धिक्कार है,
ये वास्तव में चूहे के मूल्यांकन से अधिक है और उसने कभी नहीं कहा कि 1 मिलियन पर्याप्त नहीं है, लेकिन सतह पर उसने प्रतिक्रिया को जबरदस्ती दबा दिया और जानबूझकर अनिश्चितता के स्वर में पूछा, क्या तुम वाकई 1.1 मिलियन डॉलर देने को तैयार हो? डेविड ने अपने दांत भींच लिए, जैसे कि आखिरकार अपना मन बना लिया हो, और बोली बढ़ा दी, आखिरी बार 1.2 मिलियन डॉलर। ये बिल्कुल मेरी सीमा है, इससे ज्यादा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियाम को पता था कि कब रुकना है। उसने मौके पर ही सिर हिलाया। सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, बिक गया। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अचानक उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज आई, बॉस, आर्कटिक की यात्रा पूरी तरह से तय हो चुकी है, हम कभी भी जा सकते हैं। लियाम ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अच्छा है, हम अब जा रहे हैं और मुझे अपने अकाउंट की जानकारी भेजो। मैं तुम्हें बोनस के तौर पर 1.2 डॉलर 2 मिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, डेविड और सोफिया दोनों स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी और उनकी स्तब्ध निगाहों के सामने लियाम आराम से दरवाजे से बाहर निकला और प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चढ़ गया, जो पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। अगले ही पल हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया और उसे सीधे आर्कटिक की ओर ले गया।